औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कि खुदा ने तौफीक दी कि कुछ वक्त अपने इल्म को बढ़ाने के लिए जमा हो सकें। खुदा का शुक्र है। और तमाम हमारी अहबाब जो तशरीफ़ लाए अपना वक्त निकाल कर जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके और ख़ास तौर पे मोहिब रज़ा भाई की बहुत बहुत शुक्रिया कि सिखाने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। बाकायदा वो काम जिसके लिए उन्होंने कबुल मुक़द्दसा में वक्त गुजारा है। मैं बाकायदा तौर पर चंद आयात की तिलावत से इसका आगाज़ करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह डॉक्टर मुहिब को गुजारिश करूँगा कि आप अपने मौजू के मुताबिक बयान कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्तरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मैं डॉक्टर मुहिब से गुजारिश करूंगा कि बाकायदा तौर पे अपने लेक्चर का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन के साथ जैन भी अपनी बड़ी ज्यादती की है। आपने कहा कि सिखाने के लिए आए हैं और सब कुछ, तो ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। भी सही बात हुई थी। हम अलबत्ता चाय अपने अपने घरों में पी रहे हैं, लेकिन चाय की प्याली पे बैठे। तो इंशाल्लाह आप सब लोग बुजुर्गान हैं और साहिब इल्म में, बस एक छोटा सा काम है। कुछ रिसर्च है वो आप लोगों के सामने रखना मकसद है। तो इसमें मैं एक ये बात पूछना चाह रहा था शुरू में कि हम किस तरह इसको लेके जाए। कल सत्यान से थोड़ी सी इस सिलसिले में बात हुई थी। अ, हम लोग इसको जिस तरह एक थीसिस, क्योंकि हम थीसिस के ऊपर मौजूद थीसिस की डिस्कशन किया है, तो हम उसको उस तरह ही लेके चलें कि फर्स्ट ये शुरू में जिसकी नीड थी और इम्पोर्टेंस थी, और जो गैप्स नजर आए थे, और फिर उसके बाद किस मेथड पे लेके चले। ये आपको फर्स्ट ये कुछ 10 15 20 मिनट में एक हल्की सी एक इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर हम इसको डिस्कशन टाइप उसमें ले जाए। तो जिस तरह यदि आप ये प्रेजेंटेशन एक बार गुजार लें और उसके बाद फिर डिस्कशन पे आ जाए, जिस तरह आप कहें, जिस तरह मुनासिब समझे उस तरह इसको कर लेते हैं। तो फिर इसको थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दीजिए। मोहित भाई, जिस तरह आपसे मैंने पहले अर्ज किया था, मेरे मेरी नज़र में, अलबत्ता मुझ नाकिस की नज़र में यह था कि हम देख सकें कि जो मौजूदा थ्योरीज हैं जिनकी बुनियाद पे हमने एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, इवेल्यूशन सिस्टम भी बिल्ड किया हुआ है, उसके पार्ट के तौर पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और इस तरह की चीज़ें, क्या इस्लाम इनसे मुतमईन है, इनकी तायीद करता है, या इसमें कोई कमी है जिसमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें इसको मुकम्मल करना चाहिए? मैं इस सवाल के साथ, यानी मैं ज़ाती तौर पर इस सवाल के साथ हाजिर हुआ हूँ। बाकी दोस्त मौजूद हैं, जैसे वो मुनासिब समझें, इस पे राय देना चाहें, तो मैं उनके साथ हूँगा। जी जैन भाई, अ, रजा भाई, डॉक्टर हजरात, जो भी और कोई। जी मेरी तो सकलन भी से यही बात हुई थी और मेरे ख्याल है मुनासिब मुझे यही लग रहा है। बाकी लेकिन रज़ा भाई और बाकी अहबाब मौजूद हैं जो एजुकेशन में हमसे काफ़ी ज़्यादा समझ हो सकते हैं, तो शायद बेहतर राय दे सकते मेरे ख्याल में और राय तो नहीं आ रही। तो फिर कुछ इस तरह ही शुरू कर लेते हैं बिट्स एंड पीसीस में। इसको फोकस में रख के फिर जहाँ पे जरूरत पड़ी मेथडोलॉजी की बात करने की, कि क्या किस तरह की है, तो वहाँ पे उसको फिर बीच में ले आएंगे। तो मैं फिर मैं स्लाइड्स यानी की असल भी लो बेस रखें, फिर मेथडोलॉजी की जब सवाल आए तो उसमें
उसमें जी कवर कर सॉरी। दें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो फिर मैं क्योंकि प्रेजेंटेशन तो एक मैंने सीक्वेंस में अर्ज थी, तो मैं किया थोड़ा ना कि इसको इसको ऐड आगे कर दो पीछे करता ट्रांसक्रिप्ट रहूंगा। में, यानी हमारी लर्निंग आउटकम ये वाली। जी जी। अच्छा, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो नबी ने जिक्र किया, जो बेसिकली टॉपिक, एग्जैक्टली जो टॉपिक था हमारा, वो ये था कि हम जिनको हम लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, और ये लर्निंग आउटकम बेस्ड जो हमारी एक सिनेरियो है आजकल, ये पिछले 20-25 सालों से एक फॉर्मल कह लीजिए, एक इस पे कंसेंसस हुआ है, और मुख्तलिफ मुल्कों ने इसको इस तरह अडॉप्ट करना शुरू किया है। वो एक इसका एक बैकग्राउंड है। और हमारे पास अमूमन 96 प्लस कंट्रीज हैं जो इस तरह या इस पैराडाइम में या इस मॉडल को लेके अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। तो अक्सर ममालिक के पास अपने क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स हैं, जहाँ पे वो एक इस तरह की, जो आपने SLO का नाम सुना है, या की लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं, या ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से इन चीज़ों को करते हैं। लेकिन उसका क्रक्स जो है वो इस तरह है कि हम ये कह रहे होते हैं कि हम पहले डिफाइन करते हैं कि हम एक खास कोई कॉम्पिटेंसीज या जो हम जिन चीज़ों को अचीव करना चाह रहे हैं वो ये हैं, और फिर उसकी बेस पे फिर हम उनके एरियाज को डिफाइन करते हैं कि इन एरियाज पे काम करेंगे तो वो अचीव हो जाएंगे, और फिर हम कंटेंट पे आ जाते हैं, फिर हम सिस्टम पे चले जाते हैं। तो एक ओवरऑल इस तरह का सिनेरियो चल रहा होता है। तो खास तौर पे हमारा जो समझिए जो स्कूल लेवल की चीज़ें हैं, और करिकुलम डेवलपमेंट है, और लेसन प्लानिंग, यानी कि हम अगर मैक्रो लेवल से और माइक्रो लेवल पे जाएं ऊपर से नीचे, तो हर लेवल पे हमारे पास हम उस लेवल के मुताबिक इन चीज़ों को प्लान कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। हम लेसन प्लान में के अंदर भी हमारे वो जो हम उस क्लास के अंदर, एक लेसन के अंदर जो चीज़ें करना चाह रहे होते हैं, उनको भी हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी, जो हमारे कॉग्निटिव एरिया के जो 6 सेक्शन हैं, उनकी बेस पे हम उनको प्लान और ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो एक ही हल्का सा इसका एक बैकग्राउंड है जहाँ पे हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो सवाल ये था कि क्योंकि हम इस चीज़ के गिर्द ही सब कुछ घुमा रहे हैं, तो जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, जो इसके अंदर चीज़ें डिफाइंड हैं, इन इनको एक बार रिव्यू किया जाए, देखा जाए कि यही दरकार है, जिस तरह का आउटपुट हम चाह रहे हैं, वो यही इन इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वही आउटपुट हमें मिलेगा, और एक इस तरह की बात। तो हम असल में जो बेसिकली आइडिया शुरू हुआ था वो ये हुआ था कि हम ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, और उसमें जो 3 डोमेन्स अपनी बताई गई, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, और इधर से हमारे पास आयतुल्लाह मिसबा यज़दी की एक फलसफा तालीम और तरबियत किताब है, वहाँ पे उन्होंने डेनिश गहराइश और रफ्तार का नाम दिया है। तो ज़ाहिरन अगर इनको हम देखें, अगर ट्रांसलेट करें, और इन दो मफाहिम, जो 3 बातें इन्होंने की, 3 बातें इन्होंने की, तो थोड़ा सा हमें फ़र्क नज़र आ रहा होता है कि वो मफहूम एक और जुदा मफहूम बयान किया उसी चीज़ के लिए, वहाँ पे जुदा मफहूम बयान हुआ है। तो बेसिक आइडिया ये था कि एक बार इसको एक्सप्लोर किया जाए कि ये जो मफहूम की जुदाई है, ये इसकी फाउंडेशंस क्या हैं, ये क्यों इस तरह हुआ है, या सिर्फ लफ्जी फर्क के अंदर चीज़ें एक ही हैं। एक एक बार इसको रिव्यू किया जाए। तो इस आइडिया के साथ ये प्रपोजल सबमिट हुआ था, लेकिन उन्होंने, जो कमेटी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार आप ना इसको थोड़ा वाइड करें। मतलब PhD में अमूमन छोटा किया जाता है, लेकिन उन्होंने इसको उल्टा किया। अलबत्ता उनकी भी रीजन थी कि हमारे पास अ, कोई इस तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेबल जो फ्रेमवर्क है, एज सच नहीं है। तो हम पहले उसकी एक बाउंड्री, उसकी आउटलाइन तो हमारे पास हो, फिर हम आके इसकी डिटेल्स को देखें। तो वो फिर मतलब ब्लूम और आयतुल्लाह मिसबा से बात ऊपर ना, आप हम समझे कि इस्लामिक तो नहीं कह सकते, लेकिन बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी, और जो हमारी अब वेस्टर्न भी नहीं कह सकते, आप कीजिए कि कहिए कि मोर सेक्युलर जो हमारी क्लासिफिकेशंस हैं, सेक्युलर इन द सेंस के वहाँ पे हम उस तरह से इंसान का जो रूह वाला पहलू है, या मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, हम उस तरह से उनको कैटर नहीं करते।
तो इन दोनों जो हमारे पास पहली ये दो पैराडाइम्स हमारे पास बन रहे हैं, जहाँ पे हम एक बार खुदा और डिवाइन उसके साथ आ रहे हैं और एक बार उसके बाहर आ रहे हैं। तो इनकी बेस पे अगर हम कहें कि जो हम लर्निंग आउटकम्स की बात करें, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो वो जो हमारे सामने आएंगे तो वो फिर उनके आपस में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हो। और इसी इसी के अंदर क्योंकि हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि भी हमारे पास डिवाइन बेसिस पे इस तरह का एक क्लासिफाइड फ्रेमवर्क नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है या टेक्सोनॉमी नहीं है, तो हम एक बार उस इंटीग्रेटेड क्लासिफिकेशन की तरफ भी मूव करें। तो जो बेसिक इसलिए मैं ये वाला मैंने मुकदमा के सामने इसलिए देखा कि बेसिकली इस रिसर्च में स्पेसिफिकली ब्लूम पे हमने बात नहीं की। हम साथ हमारे पास टेक्सोनॉमीज थी जिस पे हम बात कर रहे थे। मैं पहले आपको उनकी एक हल्की सी झलक दिखा देता हूँ, फिर दोबारा इस बात पे आता हूँ। ये वो 7 टेक्सोनॉमीज थी। कोशिश ये थी कि जो लिटरेचर में ज़्यादा जिनके बारे में बात हुई है, क्योंकि मोर ऑर्गेनाइज्ड जिनकी बुक्स हैं हो, जिनके जिनकी अपनी एक फिलॉसफी हो, जो इम्प्लीमेंट हो रही हो चुकी हो। तो इन इन इस तरह के कुछ पैरामीटर्स है जिनकी बेस पे इन 6 7 चीज़ों को चुना गया था। तो ये इसमें सबसे पहली ब्लूम थी, और ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके पास 1956 50 से लेके और 2005 7 तक ये एक सिलसिला चलता रहा। शुरू में मतलब एक गैप के साथ था। ऐसा ब्लूम जो था 1956 में, फिर 64 में, फिर 72 में इसकी 3 जो एरियाज थे, कॉग्निटिव कॉग्निशन, अफेक्शन और साइकोमोटर के, इनके ऊपर बात की। अलबत्ता ब्लूम, खुद ब्लूम और इसकी टीम ने कॉग्निशन पे बात की थी। उसके बाद फिर क्रैथहॉल था इसके साथ, और फिर साइकोमोटर के लिए क्रैथहॉल ने जो था वो इफेक्टिव पे ज्यादा बात की। अलबत्ता उसमें ब्लूम भी था, लेकिन लीड वो कर रहा था। और उसके बाद जो साइकोमोटर है उसमें फिर 3 हमारे पास टेक्सोनॉमीज आई थी। इंशाल्लाह मैं ऑडिबल हूँगा, और हम्म, हल्का सा कोई अगर जैन भाई हल्का सा मुझे बता दीजिए आवाज ठीक है। और जी बिल्कुल ठीक है मैं भी। जी, अगर मुझे बता दीजिएगा अगर बीच में कोई वो हो सिलसिला। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि इसमें फिर हमारे पास वो 3 साइकोमोटर की 3 टेक्सोनॉमीज हमारे पास पेश की गई थी। इनके नाम जो थे वो फिर मैं आप बीच में आऊंगा था, उनको जिक्र हो जाएगा। तो ये इसके बाद ब्लूम के बाद जो अगला एक सोलो हमारे पास आता है, ब्लूम का जो मेजर फोकस था वो थिंकिंग के ऊपर था। जो उसने कॉग्निशन के ऊपर बात की थी, उसने थिंकिंग के लेवल्स कह लीजिए या जो उसकी स्टेजेस होती हैं उनके ऊपर बात की थी, और ये एक हायरार्किकल मॉडल था। फिर उन्होंने 5 चीजें जो थी वो अफेक्टिव में और साइकोमोटर में कुछ चीजें पेश की थी। साइकोमोटर से वो ज्यादा मुराद आपकी जो जिसको आप फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, जो आपके फाइन मूवमेंट्स या जो बड़ी मूवमेंट्स होती हैं उनके मतलब फिजिकल मूवमेंट्स पे ज्यादा उनका फोकस था। और ये जो अफेक्टिव डोमेन थी इसके अंदर भी कुछ इमिटेशन की बात थी, मैनिपुलेशन की, और इंटरनलाइज करने की बात थी, कुछ वैल्यूज कह लीजिए या कुछ बिहेवियर्स कह लीजिए। इसके बाद जब हम सोलो पे गए तो इनका फोकस अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा थे, और ये एक रिलेशनल चीजों को आपस में रिलेट करके उनकी बेस पे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की या कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट की, इस तरह की एक एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाने की बात यहाँ पे ज्यादा थी। तीसरे नंबर पे जो डेप्थ ऑफ नॉलेज थी, यहाँ पे भी फिर आपके पास उन्होंने कहा कि थी आप, ये भी थिंकिंग पे ज्यादा फोकस थी और इसके 3 4 लेवल्स थे। चौथे नंबर पे ब्लूम को रिवाइज किया गया। मुझे जाती तौर पे ये वाली इस इसका स्ट्रक्चर, इसका मॉडल ज्यादा अच्छा लगा इस रिसर्च में। इन्होंने जो एक इनोवेशन यहाँ पे की वो 2 डायमेंशनल ले गए ये अपनी। एक तो वो हमने अक्सर वो हमने देखा है कि ये इन्होंने जी इसकी ऑर्डरिंग चेंज की और इसको नाउन से वर्ब बना दी और इस तरह की कुछ चीजें, ज्यादा मशहूर ये वाली बात है इसके लिए। लेकिन जो असल इसकी इनोवेशन थी वो इन्होंने इसको 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाया, और ये नॉलेज को बाहर ला के इन्होंने, क्योंकि इन्होंने नॉलेज की जगह रिमेम्बरिंग किया था, तो नॉलेज को इन्होंने बाहर ला के इसके 4 टाइप्स डिफाइन किए।
और एक इसका इंटरसेक्शन लिया कॉग्निटिव प्रोसेसेस के साथ। तो ये एक बड़ी मजे की चीज बन गई कि अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप कह रहे हैं कि मैं रिमेंबर कर आप क्योंकि बेसिकली असेसमेंट उनके मद्देनजर असेसमेंट थी, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको इसके बाद बयान करता हूँ। तो ये चाह रहे थे, मुझे आप माजरत 1 मिनट देंगे, एक कॉल जरूरी आ गई थी, मैं सिर्फ 1 मिनट में आप दोबारा हाजिर होता हूँ। जी माजरत, बहुत माजरत। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो हम टू डायमेंशनल मैट्रिक्स हमारी आई नॉलेज डोमेन की और कॉग्निटिव प्रोसेस की, तो मिसाल के तौर पे इसमें हमने हम असेसमेंट को ज़्यादा फोकस किया है हमने। तो हम अगर ये देखना चाहें कि फैक्चुअल नॉलेज की रिमेम्बरेंस कैसी या कितनी हुई है, तो हम लिस्ट करवाते हैं बच्चे से या जो भी लर्नर है उससे। तो इस तरह वर्ड्स को इन्होंने रिलेट किया इस मैट्रिक्स के साथ कि अगर आप इस वर्ब को या इस एक्शन को चाहेंगे या करवाएंगे, तो बेसिकली आप इस नॉलेज की इस प्रोसेस को एड्रेस कर रहे हैं। तो इसमें खैर इसमें भी बहुत सारे फिर एक क्वेश्चंस हैं और कमेंट्स हैं, और जो सत्यन भाई कह रहे थे कि मसला क्या है, तो वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी नजर आती हैं। वो फिर इंशाल्लाह ये ब्लूम के जो कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशंस है वो मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये एक एक एक, एक डिफरेंट पिछली टेक्सोनॉमी से एक डिफरेंट इन्होंने एक बात की। मैं आप अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं 1 मिनट शेयरिंग जो है वो मैं आपसे स्क्रीन की करता हूँ ताकि इसको आप बड़ा देख सकें। ये निस्बतन बड़ा अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो। इसके बाद जो अगली थी वो मार्जेनो की न्यू टेक्सोनॉमी थी। अगेन ये भी थिंकिंग और नॉलेज के एक कॉम्बिनेशन पे या टू डायमेंशनल मैट्रिक्स पे बात कर रहा था। इसने जो इसमें बीच में चीज ऐड की वो एक मेटा कॉग्निशन का एलिमेंट लेके आया और सेल्फ सिस्टम की बात की। किसी हद तक अगर हम इसको रिलेट करना चाहें अपनी अद्वियात से और अपने मफाहिम से, किसी हद तक, अलबत्ता मतलब शायद ज्यादती होगी कहना है, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि हम इसको जो हमारा हम हुजूरी इल्म हुजूरी होने की बात या अपने अपने बारे में जो एक नेचुरल इल्म रखने की हम बात कर रहे हैं, वहां से हम शायद इसको रिलेट कर सके। बताइए थोड़ी सी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन अगेन ये एक चीज इसने यहाँ पे लेके आया और इसने जो हमारे जो डोमेन्स थी 3, उनको एक साइड पे रखा और यहाँ पे फिर इसने 4 लेवल डिफाइन कर दिए, रिट्रीवल के, कॉम्प्रिहेंशन के, एनालिसिस के और यूटिलाइजेशन के। तो ये एक फिर इसकी कहानी थी इसके अंदर। तो ये भी एक निस्बतन समझे, अगर हम जिस समय अर्ज कर रहा था कि पहले ये रिवाइज ब्लूम की निस्बतन बेहतर एक चीज थी, तो ये भी एक निस्बतन बेहतर इस सेंस में कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है लर्निंग की, इसको किसी हद तक ज्यादा एड्रेस कर रही है बाकियों की निस्बत। और इसके बाद जो छठे नंबर पे हम बात कर रहे थे वो 6 फैसेट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग थे। ये बेसिकली इसके नाम में ही अंडरस्टैंडिंग को एड्रेस कर रही है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा एलिमेंट भी लेके आएगा, सेल्फ नॉलेज और एम्पैथी और एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन, इस तरह की चीज़ें। जो आखिरी यहाँ पे ली गई थी वो सिग्निफिकेंट लर्निंग, टेक्सोनॉमी ऑफ सिग्निफिकेंट लर्निंग की। और इसकी जो खास बात थी वो ये थी कि इन्होंने कहा कि लर्निंग की जो हम अब पीछे आप देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें बयान हो रही हैं या प्लेस हुई हुई हैं या ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं। इन्होंने कहा जी जो लर्निंग होती है इंटीग्रेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज़ पर असर डाल देती है। अगर आप फर्स्ट करें केयरिंग की बात करें तो ये एप्लीकेशन के ऊपर इसका एक इम्पैक्ट है और उसको हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते। तो ये एक एलिमेंट इसने यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, अगर हम यहीं पे इसी डायग्राम में थोड़ा सा एक दो बातें जो मैंने आपसे कहा आगे चल के बताता हूँ यहीं पे डिस्कस कर लें, और ताकि वो आगे फिर हम उनको इन पे जो हम इस रिसर्च में कोशिश की थी कि उनको एड्रेस करें।
तो वहाँ पे उनको हम देख लेंगे, तो बेहतर है कि वो एक डायग्राम की शक्ल में ही हम इसको यहाँ पे देखते चले जाएं। इसमें सबसे पहली बात है कि जो हमने कहा कि सबसे पहले ब्लूम जो था एक ऑर्गेनाइज या एक वो जो टेक्सोनोमी की शक्ल में होता है उस इस सूरत में चीज़ों को लेके आया। तो वो आप सारी इसकी कहानी जानते हैं कि ये बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट थे, और ये जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स जब हो रहे थे तो उनको प्रॉब्लम थी कि हम किस तरह जज करें कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड आ रहा है इनपुट का, वो एक मतलब वो उसका लेवल क्या है। तो ये बेसिकली एक इसको अगर मैं अपनी जबान में कहूँ तो एक रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप चीज थी कि आप को एक प्रॉब्लम आई तो आपने उसको जो आपके पास चीज आ रही थी आपने उसको उसकी बेस पे देखा कि अच्छा मैं इसको किस तरह कैटेगराइज कर दूं कि मेरे मुझे उसकी लेवल उसकी कॉम्पिटेंसी के लेवल का आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अगर इसके अगेंस्ट में आपसे बात करूं, मतलब मैं इसको रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में अगर आप एक इंसान की कॉम्पिटेंसी की, एक इंसान की लर्निंग की, एक इंसान के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि इंसान है क्या, और फिर उसके किन एरियाज में लर्निंग की और कुछ चीज़ों के हसूल की ज़रूरत है, फिर आप उनकी कैटेगराइजेशन करें। तो ये एक फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कह लीजिए या एक जो प्रॉपर तरीका है होने का वो है। तो एक सबसे पहली चीज़ तो है कि आपने जो काम की इब्तिदा की वही एक मतलब आपने इस तरह से की अगेन। फिर दूसरा जो मसला था वो ये था कि आपने तकरीबन 8 8 9 9 साल के गैप से 3 डोमेन्स को एड्रेस किया, और जो एड्रेस किया वो भी आपस में उस तरह से लिंक या इम्पैक्ट जो एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे हुआ वहाँ पे उस तरह से आइडेंटिफाइड या डिस्कस नहीं है। तो ये एक दूसरा मसला है। अगर इंसान एक है और ये तीनों डोमेन उसी की हैं तो फिर ये क्या आप खला में तीनों अलग अलग एरियाज में अपना अपना काम कर रही है या नहीं, इन दोनों तीनों का आपस में कोई ताल्लुक भी है। आगे चल के किसी हद तक अब ये एड्रेस हुआ है, इसका हम सिग्निफिकेंट लर्निंग की टेक्सोनॉमी में हमने बात की, या ऐसे जो 6 फैसेट्स उसमें हमने देखा। लेकिन अगेन ये एक कमी रही उसमें। कुछ में तो ये ऑल टुगेदर है ही नहीं चीज कि आपने उन डोमेन्स को कैटेगरी नहीं किया, आप सिर्फ ये नॉलेज या कॉग्निशन कह लीजिए या अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग के ऊपर ही फोकस्ड रहे। और ब्लूम की जो इफेक्टिव डोमेन की टेक्सोनॉमी है, इसके अलावा तो आपको एक या दो नजर आएंगे। फर्स्ट कीजिए 6 फैसेट में आपको एम्पैथी नजर आएगी, और ये इंटीग्रेटेड लर्निंग में आपको केयरिंग नजर आएगी। इसके अलावा आपको नजर ही नहीं आएगा कि इसके ऊपर क्या बात हो रही है। मतलब समझिए कि जो हमारी इफेक्टिव डोमेन है या बिहेवियर डेवलपमेंट है, या जिसको हम अपनी अद्वियात में कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं, या जो हम उसको और अद्वियात में चले जाएं तज़किया नफ्स कहते हैं या अखलाक कहते हैं, तो वो वाले एलिमेंट हमारे इस चीज में है ही नहीं। तो जब हमारे फ्रेमवर्क के अंदर एक चीज है ही नहीं और हम इसको कह रहे हैं कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हमने महदूद कर दिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को सिर्फ कॉग्निटिव एलिमेंट या कॉग्निटिव पार्ट के साथ। और जो कैरेक्टर वाला या जो वैल्यूज वाला या जो बिहेवियर्स वाला एलिमेंट था वो वहाँ से उस तरह से मौजूद ही नहीं है। और फिर बीइंग फर्स्ट ये वो हम अगर एक बार साइड पे रख दें जो सेक्युलर कंट्रीज या मॉडल्स या उनकी जो प्रोसेसेस हैं, बीइंग ए मुस्लिम हम ये कह रहे होते हैं कि हम जो ये एजुकेशन है हम इसको तालीम और तरबियत की सूरत में देख रहे होते हैं, और फिर हम उस पर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जिसमें तरबियत वाला एलिमेंट ही नहीं है। और हम चाह रहे होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो 12 या 16 ईयर्स की आपकी एक जर्नी है एजुकेशनल, आप इससे जब बाहर आए तो आप वो इंसान बने हुए हों जो आपको होना चाहिए था। और फिर जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर फला फला वैल्यूज जो है उनका उनको ज्यादा पुररंग या प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो जब हमारे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में ही वो प्रोविजन नहीं है कि हम चीज़ों का एड्रेस करें, तो वो मतलब नेचुरल है कि वो आगे चल के किसी भी जगह पे, चाहे वो मेथडोलॉजी हो, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो असेसमेंट हो, कहीं पे भी नहीं झलकेगी। और एट द एंड वो एक पर्सनैलिटी के अंदर भी नहीं उस तरह से आएगी। आपको उसके लिए लामहला जिसको हम कहते हैं ना चेपियां लगानी पड़ेंगी, आपको कुछ एडेड चीजें लानी पड़ेंगी, आपको अपनी असेंबली में कुछ करना पड़ेगा, आप किताबों के अंदर कोई वैल्यूज की सप्लीमेंट्स ऐड करेंगे, आप टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर कुछ चीज़ ऐड करेंगे।
तो आप इस बात को ज़्यादा, आप इंशाल्लाह सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और गुजर चुके हैं, देख चुके हैं। और ये वाला मसला आजकल ज़्यादा है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, देख रहे हैं कि वो जब वहाँ से उस माहौल से जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी सोच पहले की निस्बत फर्क होती है इन टर्म्स ऑफ जो आप जिनको आप फाउंडेशनल चीज़ें कह रहे हो, या वो जो आप वर्ल्ड व्यू के हवाले से बात कर, तो वहाँ उन यूनिवर्सिटीज में आपको ये स्पेसिफिकली पढ़ाया नहीं जा रहा होता कि फर्ज कीजिए खुदा है या नहीं है, या खुदा नहीं है, या ये कायनात को किसने बनाया, इस तरह की चीजें वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है इनको। अगर हम बहुत ही मतलब स्पेसिफिक अगर बात कर लें, तो इथिज्म या इस तरह की चीजें आपको पढ़ाई नहीं जाती वहाँ पे कि आपने इस पे सोचना है कि खुदा है या नहीं है, या आपको कहा जाए खुदा नहीं, इस तरह की बात नहीं होती। लेकिन जो क्योंकि आपके वहाँ बेसिस में, फाउंडेशंस में, उस फ्रेमवर्क में वो प्रोविजंस ही नहीं है, और वो एक सेकुलर एक थॉट या पैराडाइम के ऊपर चीजें बनी हुई है, तो उसका असर ये होता है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो खुद ब खुद आप इस तरह के हो चुके होते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फर्ज कीजिए एक पैराडाइम अपनी अपने बेसिस को इस तरह से इम्प्लीमेंट करके आपकी पर्सनैलिटी के अंदर अपने मतलूबा नताइज पैदा कर लेते हैं, तो वाई नॉट आप अपने इस तरह के बेसिस डेवलप करें कि आपको उस तरह से जो एक क्या कहना चाहिए, विजिबल एफर्ट ना करनी पड़े। ठीक है, आपके पास कुछ चीजें होती हैं, करिकुलम मेथोडोलॉजी सब कुछ, लेकिन अब वो जो प्रोविजंस हैं जो कि उस फिलोसॉफिकल बेसिस हैं, वो खुद ब खुद उसको वहां पे उस तरफ ले जाएं, उसके उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी थिंकिंग को, उसके बिहेवियर को, जो आप चाह रहे हो। तो अब इन नटशेल अगर बात करें, तो हम ये इस तरह की एक चीज को यहाँ से प्रिसीव कर रहे थे, देख रहे थे कि ये यूं एक चीज हो रही है और उसको हमें इस तरह एड्रेस करना चाहिए। तो ओवरऑल मतलब ब्लूम की, जहाँ शुरू में बात हुई थी कि अगर हम ब्लूम को स्पेसिफिकली देखें कि उसके अंदर क्या मसले हैं, तो वो एक अलग एक एरिया है। लेकिन हम ओवरऑल जो हम एक पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, तो ये हमारे पास कुछ मेजर जो उसके मोटे मोटे जो मसले हैं या एरियाज हैं, जिनको हम, अगर हम डिवाइन कॉन्टेक्स्ट के साथ हम एक उस तरह उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखना चाहते, तो ये कुछ बातें इस तरह की समझ में आ रही हैं। अगर हम ब्लूम की छोटी मतलब उसको थोड़ा सा एड्रेस करें, तो एक दो बातें तो जिक्र हुई कि वो जारी बात है, वो जर्नल में है, तो वो स्पेसिफिक के अंदर भी कुछ झलक उसकी है कि ये अगर हम खास तौर पे, मैं फिर दोबारा प्रेजेंटेशन की तरफ जहाँ से हमारे से दोबारा आता हूँ, कि यही इस पॉइंट की वजह से वहां पे गया था कि जब हमने कहा कि हॉलिस्टिक लर्निंग आउटकम्स, तो जो हॉलिस्टिक होना है यहाँ पे, ये हम क्यों यहाँ पे कह रहे हैं। तो अगेन वो जब हम इसको ब्लूम में जाके देखते हैं, तो हम यहाँ होलिस्टिक मुराद ले रहे हैं कि आप इंसान को जिस्म और रूह, मतलब उसके जितने भी पहलू हैं उनको एड्रेस करने के बाद कह रहे हैं होलिस्टिक लर्निंग आउटकम्स। अगर आप इसको एड्रेस नहीं कर रहे तो वो उस तरह से होलिस्टिक नहीं है। अब आपके होलिस्टिक होने की जो डेफिनेशन है ब्लूम के नजदीक, या फर्स्ट कीजिए किसी एक इस्लामी फाउंडेशन की बेस पे जो आप टेक्सोनॉमी कहते हैं उसके नजदीक, तो हॉलिस्टिक की डेफिनेशन फर्क हो जाएगी। वो उसको ही हॉलिस्टिक कहेगा और आप उसको हॉलिस्टिक कहेंगे। तो हम जिस पैराडाइम से आ रहे हैं वहाँ हमारा हॉलिस्टिक जिस्म और रूह दोनों के साथ। फिर आपने आगे कहा कि इंटीग्रेटेड क्लासिफिकेशन, तो ये आपने यहाँ पे इस्तेमाल की सिफत, तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब ब्लूम तीन चीजों को अलग अलग देख रहा है, तो इंसान अगर एक है, तो आप उसकी जो जिस जो सेवन्थ हमारी टिक्सोनॉमी थी, उन्होंने कहा कि आप सब चीजों को मिक्स करके देखेंगे, आप डोमेन्स को भी आपस में एक इंटरैक्टिव सिचुएशन में देखेंगे कि वो आपस में हर चीज दूसरी चीज पे अफेक्ट कर रही है। तो वो इफेक्ट क्या है। अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉग्निशन में एनालिसिस होता है या कॉग्निशन में किसी चीज अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वहाँ पे अफेक्शन में जो आप इंटरनाइजेशन कह रहे हैं उस पे वो क्या इनका आपस का रिलेशन क्या है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड क्लासिफिकेशन में इस चीज को हम एड्रेस करना चाह रहे हैं, जो कि क्या है हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सॉरी, कुछ जी हल्की सी आवाज आ रही थी, कुछ कहना चाह रहे हैं। सर भाई, मैं ऑडिबल हूँ ना? आप मैं तेज तो नहीं चल रहा, और नहीं नहीं, ठीक है, मैं भी आवाज भी मुनासिब है और ठीक है। पेस भी ठीक है।
तो इसमें फिर हम तीसरी बात हम कर रहे थे, हमने कहा कि होलिस्टिक लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, फिर हमने कहा कि इंटीग्रेटेड क्लासिफिकेशन क्या होगी इनकी बेस पे, और तीसरी बात हम ये करना चाह रहे थे कि वो परफॉर्मेंस क्या है जो कि एक बेंचमार्क बनेगी किसी को जज करने का, क्योंकि हम जब इन टेक्सोनॉमीज की बात कर रहे हैं और ब्लूम ने भी कहा, तो बेसिकली आपका मुद्दा ये था कि आप असेसमेंट करना चाह रहे हैं, आप जज करना चाह रहे हैं कि आप किस लेवल पे हैं। तो वो जो बेंचमार्किंग क्राइटेरियाज हैं वो क्या होंगे परफॉर्मेंस के? आप कहेंगे हाँ, आप तुम जो हो ना, तुम कामयाब हो। आप फर्ज करें, आप मरने से पहले कहें कि मैं कामयाब हो गया, तो वो जो कामयाब हो गया वो क्या था? कि फर्ज कीजिए मैंने कॉग्निशन के ऊपर बहुत काम कर लिया, और मैं उस जो भी हमारे टेक्सोनॉमी की बेस पर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से वो अचीव कर गया, तो मैं कामयाब हो गया या नहीं? इसके अलावा भी कोई चीज़ थी, अगर वो उसके अलावा कोई चीज़ थी तो वो यहाँ पे क्यों नहीं है? तो अगेन, क्या आपने महदूद किया हुआ है इसको किसी खास डोमेन में, या ये पूरी लाइफ, जो आपकी लाइफ की जर्नी है, कि आप अगर आप तालीम और तरबियत की बात कर रहे हैं और आप एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ये उसके साथ कोई रिलेट करती है या नहीं? आप कह रहे हैं नहीं, ये सिर्फ 12 साल और वो 4 क्लासें हैं उसके अंदर हम स्पेसिफिक होकर बात कर रहे हैं। तो ये दो तीन एरियाज जो थे, ये बेसिकली कोशिश की गई थी कि क्योंकि हम पिन पॉइंट करके हम वो नहीं कर रहे, स्पेसिफिक्स में जाके भी हम एड्रेस नहीं कर रहे। अलबत्ता वो कुछ चीजें वो भी आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई हुई हैं, लेकिन बेसिकली हम चाह रहे थे कि इन बड़ी चीजों को पहले एड्रेस किया जाए, फिर इसकी बेस पे हम जो फर्स्ट जो मेरे में नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि अब जो मेरे पास एक टूटी फूटी सी क्लासिफिकेशन आई है, इसको पहले वेट किया जाए, और इसके बाद फिर फर्स्ट इसको इस एक क्लासिफिकेशन को ब्लूम की क्लासिफिकेशन के साथ स्पेसिफिकली कंपेयर किया जाए कि अच्छा अब आप कहाँ कहाँ पे हम फर्क कर रहे हैं, फिर सोलो के साथ किया जाए, फिर फर्स्ट कीजिए रिवाइज ब्लूम के साथ किया जाए, ताकि वो फिर ये भी मेच्योर हो और हमें मजीद जो है चीजें वो सामने। तो एक एक तो ये इस तरह से क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि हम जो जिस डोमेन में हम बात कर रहे हैं वो एक इस तरह से चीज। एक दो पॉइंट्स अगर मैं ब्लूम के आपके साथ शेयर करूं, मिसाल के तौर पे ब्लूम से अगर आप पूछें कि तुम ये जो 6 स्टेप्स कह रहे हो, ये तुम क्यों कह रहे हो? ये जो तुमने कहा कि हम जो इस बाद में से रिमेम्बरिंग से शुरू कर रहे हैं फर्स्ट कीजिए, और हम जो आखिरी इसकी स्टेज है क्रिएटिंग की, वहां तक जा रहे हो, तो इस मतलब ये क्यों है, इसके बाद क्या है? तो ये जहाँ तक मैंने इसको देखा और पढ़ा, ये इसके बाद खामोश है, मतलब ये इन्हीं इसकी ही डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। अच्छा, अगेन मतलब इसमें फिर क्वेश्चन है कि आप आप क्या ये आखिरी चीज है जो आप चाह रहे हैं, यानी एक बाहर एक कोई चीज थी जिसके लिए आप ये चाह रहे थे, तो वो जो बाहर था वो क्या था? फिर इसके अलावा अलबत्ता ये मेरा जाती एक हो सकता है कि, और ये मतलब ऐसा ही होगा कि ये जाती वो है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इस ब्लूम को डिटेल में पढ़ने से पहले, वो थोड़ी सी फर्क थी, और उसका शायद मतलब मुझे ये समझ में आया मसला कि जब मैंने देखा कि ब्लूम ने कहा कि मैं ब्लूम को खोल भी देता हूँ, ब्लूम ने कहा कि एप्लीकेशन अप्लाई, तो इससे मैंने फौरन ये समझा कि अप्लाई यानी कि जो मैंने अंडरस्टैंड किया उसको मैं जाके प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई कर दूंगा। मैंने मैथ्स में मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है एक, तो मैं इसको अगर फर्स्ट कीजिए उस फॉर्मूले को मैं हल कर दूं, तो ये एप्लीकेशन होगी इस चीज की। या इस तरह की किसी और सब्जेक्ट में हम मिसाल ले। अलबत्ता ये अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी, हो सकता है ये एक स्पेसिफिक चीज़ हो जो मुझे बाद में समझ में आई कि ऐसा नहीं है। या खुद अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें, तो अंडरस्टैंडिंग में जो अगर हम ब्लूम की अंडरस्टैंडिंग के अंदर, इसके हर जो इसके 6 चीज़ें, इस हर एक चीज़ के अंदर इसके मजीद सब कंपोनेंट्स हैं। तो अब अंडरस्टैंडिंग के जब सब कंपोनेंट्स को जाके देखते हैं, तो समझ में आता है कि वो कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट की आपस की कम्युनिकेशन है, उससे बहुत ज्यादा वो लिंक कर रहे हैं कि आपको जो बात कही गई थी, तो आपने उसको उस तरह ही समझा, ट्रांसलेट कर लिया, कम्युनिकेट हो गई, इस तरह की बातें। और जो एप्लीकेशन है, अगर हम इसको अपनी अदबियत में बात करें, तो ये जो हम मंतिक में फिक्र की जो तारीफ करते हैं, ये
अगर आप इसको मौका मिलेगा तो मैं आपको इसको दिखाऊंगा, जो इसने अपनी किताब के अंदर एप्लीकेशन के स्टेप्स बयान किए हैं, वो सेम तकरीबन वही है, 80-90% वो जो हमारे मंतिक में हम फिक्र की जो तारीफ करते हैं। वो एक पहले आपके पास मजहूल होता है, फिर कुछ मालूम होता है, फिर आप यहाँ से वहां जाते हैं, फिर वहां देखते हैं, तो वो सारा एक जो सिलसिला होता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज थी कि मुझे यूं लगा, अलबत्ता वो अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जो ब्लूम को पढ़ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने इसको अच्छी तरह से देखा हुआ, क्योंकि मैंने इससे पहले उस इस नज़र से इसको नहीं देखा था। कि मैं इसकी इसकी एक ज़ाहिरी जो मेरे पास शक्ल थी उसको देख के मैं इसकी एक इंटरप्रिटेशन कर रहा था। अलबत्ता ये एक ओवरऑल मसला है हमारे पास कि अ, हमसे मुराद के मतलब अक्सर जगहों पे पाकिस्तान में का मसला कि जो हमारे पास ऊपर से कुछ मफाहिम होते हैं, उसकी जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ था उसकी बेस पे ही वो अप्लाई हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे अलबत्ता मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरी लोगों से डिस्कशन रही, जो या जो अक्सर मेरा ऑब्जर्वेशन रही मेरे अपनी थिंकिंग के अलावा, वो भी यही रही कि एप्लीकेशन से मुराद यही लिया जाता था, जो मेरी महदूद सी ऑब्जर्वेशन। तो लेकिन ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट, अगर आप इसके अंदर जाते हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट एक इसका यहाँ पे सिनेरियो था। तो कुछ इस तरह की चीजें थी कि समझ में आ रहा था कि कहीं कुछ जगहों पे कॉन्सेप्ट आप डिफरेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन अंदर उसके अंदर की चीजें सेम है। अगर हम डिवाइन और नॉन डिवाइन की बात कर रहे थे उसके अंदर, या ब्लूमर आज हम इस बात की, या इस्लामिक नॉन इस्लामिक की बात कर रहे थे, तो आपके कॉन्सेप्ट ऊपर फर्क लग रहे थे, और अंदर आपने जाके देखा तो आपको लगा ये तो वही बात है जो हम कर रहे हैं, तो वो सेम थी। और कुछ जगहों पे उलट था कि कॉन्सेप्ट सेम थे और अंदर आपने जाके देखा तो वो बिल्कुल अलग अलग बातें हो रही। तो मिसाल के तौर पे हम लर्निंग को हमने कहा चेंज, हमने भी कहा चेंज, उन्होंने भी कहा चेंज। अब आप सेम बातें कर रहे हैं दोनों, लेकिन जब आपने घुस के देखा कि चेंज से आप क्या मुराद ले रहे हैं और चेंज से ये क्या मुराद ले रहे हैं, तो वो कहानी जुदा थी। मिसाल के तौर पे जब आप सेक्युलर एरिया में चले गए और आपने कहा कि चेंज, तो आपको पता चला कि अच्छा वहाँ पे बिहेवियरिस्ट जो है वो एक और तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं चेंज को, कॉग्निटिविस्ट एक और तरह से कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट एक और तरह से इस चीज को देख रहे हैं, और जो ह्यूमनिस्ट है एक और तरह से देख रहे हैं। अब वहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ फ्लेवर्स आ गए इस चेंज। जब यहाँ पे आए चेंज में, तो फिर यहाँ पे अगर आप फिलोसफिकल एंगल से आ रहे हैं तो फिर एक कहानी ही जुदा है। तो इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो कि सामने आई। तो अब मैं इस सारी जो आपके सामने बात की, समझे जो मुझे लग रहा है कि एक पहला हिस्सा जो था हमारी बात का कंप्लीट हो गया, उसको मैं खुलासा कर दूं। वो ये कि अगर आप मुझसे कहें कि ब्लूम में क्या मसला है, तो मैं या फर्स्ट इन टेक्सोनॉमीज में क्या मसला क्या है आपको, तो मैं इनको रिजेक्ट नहीं करूंगा कि मैं कहूँ कि ये तो बिल्कुल रद्दी है या बिल्कुल ये फारिग है और ये तो जरूरत नहीं है और इस तरह की बात नहीं। मसला ये है असल में यहाँ पे कि ये अगर आप अलग अलग बात करें या फर्ज करें इनकी कलेक्टिव बात करें, ये स्पेसिफिक एक जाहिर बात है, एक स्पेसिफिक वर्ल्ड व्यू रखते हुए, स्पेसिफिक अपनी फिलॉसफी रखते हुए, चीज़ों को एक स्पेसिफिक अंदाज से देखते हुए आगे आए हैं। और उसकी वजह से वो उसी उसी पैराडाइम में इन्होंने एक चीज़ को डेवलप किया। तो नो डाउट जाहिर बात है वो इन्होंने जो ब्लूम जो था ये एक 50 या पता नहीं 40+ लोगों की एक टीम थी, और इन्होंने 10 साल काम किया है, और 1000+ यूनिवर्सिटीज और इदारों में इनका टू एंड फ्रॉम है डेटा का। तो ये मतलब एक रियलिस्टिक कहना क्या कहना चाहिए, एक सिनेरियो में ये चीजें सामने आई हैं, मतलब एविडेंसेस हैं उनकी। तो इस तरह नहीं है कि हम कहेंगे ये तो बिल्कुल फारिग है, नहीं, ये वाली बात नहीं। बात ये है कि किस हद तक कामिल है, नाकिस न नुक्स और कमाल का यहाँ पे एक एलिमेंट है ना, वो ज्यादा कारगर है। या आप कहते नहीं यार ठीक है ये बात है यहाँ पे, लेकिन ये असली इसके अंदर ये दो चार पॉइंट तो, या ये दो पहलू तो है ही नहीं। ये जो ये बात हो रही है ना, इसके अंदर इतनी अभी कमी है, इसके अंदर ये वाली चीज अभी मजीद होने वाली है। तो इन सब टेक्सोनॉमीज में और ओवरऑल शायद जो एक वेस्टर्न या सेक्युलर फिलोसफी, उसके अंदर जो मुझे अभी तक एक चीज समझ में आई वो ये कि उन्होंने वो इस एक चीज को, या जो उनका एक एक जो उनका पैराडाइम था या जो उनका एक एरिया था, उसको पकड़ के उन्होंने उसको कामिल समझा है और उसको कुल पे इंतबाह किया कि हाँ जी यही है सब कुछ।
या अगर ये नहीं भी कहा है तो बस उन्होंने उसको इतना इतना पुररंग किया है कि समझ में आना शुरू हो गया कि अच्छा यही है सब कुछ। तो जो सबसे बड़ा एक मसला है वो ये है कि आपने जो आपका एक नाकिस वर्ल्ड व्यू था हमारे पर्सपेक्टिव के एतबार से, आपने उसकी बेस पे जो डेवलपमेंट की आपने उसको कामिल समझ लिया और आपने उसको उसकी बेस पे चीजें करना शुरू कर दी, और हमने उसको बगैर सोचे समझे उस तरह ही अडॉप्ट कर लिया और हमने भी ये समझा कि यही है सब कुछ। तो एक ये जो मतलब एक, एक क्या कहना चाहिए, एक नट शेल में जो कंक्लूजन निकलता है वो एक इस तरह की चीज है। तो अब इस जो मैं इसलिए कह रहा था कि सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट के अभी ये तो मैं शायद बयान कर पाया किसी हद तक के मसला क्या है, कहाँ पे हम देख रहे हैं कि गैप्स हैं या डिफरेंसेस हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि इनकी बेस पे आपने इतनी सारी बातें तो कर दी, आप अगला तो बताएं कि यहाँ पे होगा क्या। ये जो आप इतनी सारी चीजें लेके आ गए और आपने कहा ये भी मसला है, वो भी मसला है, वो भी मसला है, तो आपने तस्वीर पे बहुत सारे वो एतराज तो कर दिए। अगर तस्वीर बना के तो दिखाए ना कि आप किस तरह का जो आप स्ट्रक्चर पेश करेंगे या बनाना चाह रहे हैं या कंसीव कर रहे हैं या परसीव कर रहे हैं, उसके अंदर ये वाली चीजें ना हो, और आप उनको आइडेंटिफाई करें, हाँ जी देखें फला जो हमने वहाँ बात की थी वो यहाँ पे इस तरह नहीं है, और ये चीजें यूँ होंगी तो यूं हो जाएगा। तो वो एक सेकेंड पार्ट में मेरा ख्याल है कि उसको हम रखें। तो अगर हम माजरत में बहुत ज़्यादा भूल गया, क्षमा खराशी, और सब मेरे से सीनियर और तजुर्बेकार लोग बैठे हैं, तो उसमें अगर एक बार यहाँ पे रुक के हम कुछ क्वेश्चंस लेना चाहें या मसले को डिस्कस करना चाहें, कुछ चीज़ क्लियर करना चाहें, फिर हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। और नहीं मालूम मुझे टाइम कितना है हमारे पास, वो भी देख लीजिएगा। मतलब मैं तो बस बोलना शुरू हो गया था, आपने कहा कि बोलना शुरू हो गया, तो वो भी एक काइंड मुझे बता दीजिएगा ताकि उसके एतबार से हम चीज़ कर लें। तो जैन भाई, जैन भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है बाकी जो है ना वो सखलेन भाई बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि उन्होंने मतलब इसको डिजाइन किया है कि क्या प्लान है। आपके साथ भी डिस्कस इस तरह से किया। मोहित भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल टाइम पर हैं, यानी हमने सोचा था कि 45 मिनट की 45 मिनट्स का हम आपकी टॉक रखेंगे, मोनोलॉग, जिसमें आप ब्रीफिंग देने के बाद क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर देंगे। और पहला पोर्शन मेरा ख्याल है बहुत एहसन अंदाज में आपने 40 मिनट में कवर कर लिया। अब ओपन टू क्वेश्चंस, सब दोस्त जो भी क्वेश्चन इस पे करना चाहें कर लें। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड पार्ट की तरफ, जो मेरा ख्याल है आपने इस तरह बताया कि अब होना क्या चाहिए, ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब होना क्या चाहिए इसमें बात की कुछ चीजें उसमें जो चीज मतलब जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए ये फाइंडिंग्स इस सारी बहस के बाद ये फाइंडिंग्स सामने आई है और ये होना चाहिए। मतलब वो है एक चीज जो आपके सामने रख दो। मतलब वो फर्स्ट जिस तरह वो नहीं है कि आप कहें कि अ, अभी भी एक थॉट नहीं है, वो एक कंक्रीट चीज है सामने जो मैं आपके सामने रखूँ। ये है वो। तो ओपन टू क्वेश्चन सो फार, बिस्मिल्लाह। जी अभी तक की जो अगर डिस्कशन में कोई चीज क्लैरिटी चाहती हो या बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई जफर बात कर रहा हूँ। कुंभ में आपसे मुलाकात हुई थी नकी आजमी साहब के साथ। जी 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 जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं इंशाल्लाह। बेसत में टाइम गुजरा है आपके साथ। जी 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 जी। खैरियत से हैं? ठीक है। अल्लाह का अच्छा शुक्र। ये टैक्सोनॉमी पे आप बात कर रहे थे, माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से आपने चीजें क्लियर किया। नहीं है तो अब देखें एक चीज जो है वो 1956 में जो है वो डेवलप हुई थी। उसके बाद फिर जो है वो एक बहुत लंबा टाइम टैक्सोनॉमीज जो है वो इनके ऊपर रिसर्च हुई फिर। और अभी अब क्या आपका इसमें क्या है कि अभी तक ये वाली एप्लीकेबल है? अभी तो देखें एआई ने आके टेक्सोनॉमीज में बहुत ज्यादा चेंज जो है वो। अब अगर मैं खुद अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूं तो बच्चों का जो आजकल के जो जनरेशन है इसका तो थिंकिंग लेवल ही जीरो है। क्लास में उनका जो है वो थॉट्स ही नहीं है, थिंकिंग पावर है ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक ये एप्लीकेबल है टेक्सोनॉमीज? दुनिया तो इससे बहुत आगे जा चुकी है, अब टेक्सोनॉमीज को तो लिफ्ट ही नहीं करवाते।
अ, इसमें अगर हम एक क्या कहना चाहिए, फॉर्मल सेटिंग की बात करें, जाहिर बात है अभी, क्योंकि ये जो आज आप एआई की और इसकी बात कर रहे हैं, तो ये एक चीज आई है और इसकी बेस पे अभी चीजें आगे डेवलप होंगी, समझ में आएंगी। लेकिन अगर हम फर्ज कीजिए इससे पहले अभी तक की बात करें, तो फॉर्मल सेटिंग में टेक्सोनोमीज यूज तो होती रही हैं और होती हैं। अगर आप हमारी डॉक्यूमेंट्स भी उठाएं तो वहाँ पे भी इनके आपको रेफरेंसेस मिलेंगे कि हम फलां की बेस पे यूं करते हैं। अब अगर आप क्लासरूम की लेसन प्लानिंग की बात करें तो वहाँ पे भी हम किसी ना किसी चीज़ को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, जो अगर हम एआई के एतबार से बात करें तो एक मजे की बात, जो इन खास तौर पे जो एक गैप हम देखते हैं, जैसा भी आपने भी कहा कि बच्चे खुद थिंकिंग नहीं कर रहे और वो उन्हें अपना डेलीगेट कर दिया ये वाला एस्पेक्ट एआई के ऊपर कि वो सब कुछ करके ला रहा है। तो अब जो एक क्वेश्चन, बड़ा एक बुनियादी सा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि वो ये होता है कि आप में और एआई में अंदर फर्क क्या रह गया, कहाँ पे फर्क, मतलब फर्स्ट से आप ब्लूम टेक्सोनॉमी को उठाएं और वो सारे काम अगर वो एआई कर रहे हैं तो आप में और उसमें क्या फर्क है। फर्स्ट करें, आप तो यूजलेस यूजलेस तो नहीं कह सकता, मतलब फर्स्ट कीजिए वो आपके पैरेलल एक चीज आके खड़ी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा बुनियादी सा क्वेश्चन है जो कि आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे जो इस तरह के क्वेश्चन है वो वाकई में आप दुरुस्त कहने के सामने आके खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो टेक्सोनॉमीज, जो आपका मतलब जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि क्या ये यूज हो रही है कि नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल में जो टेक्सोनॉमीज की जो क्रक्स है, फर्स्ट कीजिए हम कॉग्निशन की अगर बात करें या अफेक्शन की बात करें, तो ये एक फितरी या एक नेचुरल फिनोमिना है जो हमेशा आपके अंदर हैं, थे और रहेंगे। तो और आप जो तरबियत की, एजुकेशन की बात करें, तो आप इन्हीं किन्हीं फितरी फिनोमिना को एड्रेस कर रहे हो। तो हम ये कहेंगे टेक्सोनॉमी रहेगी नहीं तो बिस्मिल्लाह, वो हो सकता है कि आप एक इसकी कोई फॉर्मल शक्ल ना रहे या किसी और शक्ल में चली जाए। लेकिन क्योंकि आपके ये जो नेचुरल आपके जो फिनोमिनाज हैं या जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपके अंदर हैं और रहेंगे, तो आप उनको वन वे और द अदर आपने इनको एड्रेस करना है। अब वो एड्रेस किस तरह करना है, क्वेश्चन मतलब वो कैसे जो है वो हो सकता है वो चेंज हो जाए, हो सकता है इसका इसकी शक्ल चेंज हो जाए। ठीक है, वो एक एक इस पे डिबेट और इस पे एक प्रोग्रेस की डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन हम कहेंगे ऑल टुगेदर ये टेक्सोनॉमी ही खत्म हो जाएगी तो शायद मेरा मतलब मैं इससे शायद इत्तेफाक नहीं करूंगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा रहेंगे, आप हमेशा किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जब ये दो तीन चीजें रहेंगी तो लामाला इसके लिए आपको चाहिए होगा कि मैं किन एरियाज पर किस तरह काम करूं कि वो चीजें अचीव कर लूं। तो वो उनकी शक्ल टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे, माहौल की बुनियाद पे, जेंडर की बुनियाद पे हो सकता है उसमें हम कहें कि हाँ वो यूं हो जाएगी, पाकिस्तान में यूं होगी, अमेरिका में वो हो जाएगी, मुस्तज़फ़ इलाके में यूं होगी, एक निस्बतन डेवलप्ड एरियाज में एक और तरह से हो जाएगी। अगेन वो वहां पे हम एक डिबेट चलेगी, लेकिन फिर शायद उसका क्रक्स जो है वो रहेगा। तो मेरे ख्याल में मैं शायद आपका सवाल समझ पाया था और बयान कर पाया। जी जी, थैंक यू। तो इसके पैरेलल कोई, अब पाकिस्तान की तो चीजें हमें समझ में आ रही हैं, तो इसके पैरेलल कोई ईरान में भी कोई टैक्सोनॉमी या कोई मेथोडोलॉजी डेवलप हुई है? सॉरी, आपकी थोड़ी सी एको हुई थी। मैं आपका ये समझ पाया कि आपने कहा कि ईरान में कोई चीज के पैरेलल डेवलप हुई है। जी जी, मैं यही पूछना चाह रहा था। अ, अगर आप हम इस लेवल पे बात करें कि एक एक थ्योरेटिकल लेवल पे या फाउंडेशनल लेवल पे, जो एक एक आप कहते हैं नजरी लेवल, जहाँ जो एक 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 स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क से पहले का एक लेवल होता है, तो उस लेवल तक चीजें हैं हमारे पास। लेकिन आप कहें कि ये अच्छा, ये जिसका आपने ब्लूम की तस्वीर देखी, आपने मैं आपने मुझसे पूछा ब्लूम क्या होता है, मैंने आपको यही तस्वीर होती है, ये ले जाएं और इसके ये स्टेप्स हैं, इनको अप्लाई कर दें। तो अभी तक फिलहाल इस तरह की कोई चीज हाथ में ऑब्जर्वेशन में नहीं आई कि हमारे पास इसकी डेवलप्ड चीज है, उसको हम कहें कल जाके क्लासरूम में अप्लाई। अभी तक मतलब बंदे की नजर में इस तरह की चीज नहीं, हो सकता है कि वो हुई भी हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखी। रजा भाई माजरत, आप बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सकलैन भाई का भी, आपका भी शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और सकलैन भाई ने हमें ऑनलाइन एंटरटेन कर लिया, तो इसके लिए खसूसी शुक्रिया। अच्छा,
जहाँ तक मुझे अभी तक बात समझ में आई है वो ये है कि अम, आपने जो वेस्टर्न टेक्सोनमीज थी या एसएलओस बनाने के जो भी तरीके थे उनको, और जो मुस्लिम साइड पे चंद एक आपके पास अवेलेबल चीजें थी इस हवाले से, मसला मिसबा का आपने तस्करा किया, इनका एक कंपैरिजन किया। अच्छा, स्टार्ट में आपने क्रिटिकल एनालिसिस किया है वेस्टर्न टेक्सोनमीज का, और इसके बाद अभी अगले पार्ट में क्या आएगा वो तो अंदाजा नहीं है, मगर जाहिरन मुझे ऐसा लगा है जैसे हमने ये तसव्वुर किया है, यानी आपने ये तसव्वुर किया है कि हम इस्लामिक साइड पे खड़े हुए हैं, वो तो चीज़ ठीक है, और वेस्टर्न का क्रिटिकल एनालिसिस करके फिर हम कंपैरिजन करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि दोनों साइड के क्रिटिकल एनालिसिस होते उसके बाद तीसरी बात की जाती? अच्छा, इसमें इसमें ऐसा था कि अ, वो दोनों था कि जो अगर इस्लामिक साइड का क्रिटिकल एनालिसिस है ना, तो हल्का सा जिक्र हुआ था कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ये इसमें मतलब जो हम जिसको हम लाएं और कंपेयर करें पर्सन ब्लूम के साथ, तो मतलब शायद इससे ज्यादा बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस हो ही नहीं सकता था कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो कुछ है ही नहीं से मुराद के वो अगेन जो भी बात हुई थी कि इस तरह से डेवलप्ड फ्रेमवर्क नहीं है जो हम कहें कि ये इसको एड्रेस करे, तो हम फिलहाल यहाँ पे खाली समझ रहे थे अपने आप। तो इसलिए फिर और अगेन जो हमने फिलहाल कोशिश की कि ये मेथोडोलॉजी वाला पार्ट था कि तीन एरियाज में डिवाइड किया अपनी डिस्कशन को। एक लेवल था फाउंडेशनल लेवल, जहाँ पे हम फाउंडेशंस पे जो आपकी चीजें थी आप दोनों दोनों साइड से लेके आए। जैसा फर्स्ट चीज हमने वेस्ट या सेकुलर एस्पेक्ट हमने कहा कि अच्छा यहाँ पे बिहेवियरिस्ट हैं, यहाँ पे कॉग्निटिविस्ट हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यहाँ पे ह्यूमनिस्ट हैं, और वो क्या कहते हैं। फिर हम आगे अपने इस्लामिक साइड पे यहाँ पे हमने कहा कि अच्छा यहाँ पे फिलोसफिकल फाउंडेशंस हैं, यहाँ पे कुरानिक फाउंडेशंस हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं, यहाँ पे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं। अलबत्ता थीसिस में जो आखिरी दो थी वो डिस्कस नहीं हुई। तो हमने कहा कि अच्छा यहाँ पे जो फिलोसफी है ये इंसान के बारे में क्या कह रही है, इल्म के बारे में क्या कह रही है, डिजायरेबिलिटी के बारे में क्या कह रही है। फाउंडेशन हमने देखा था कि हमें इन तीन चीजों को एड्रेस करेंगे तो हम कहीं पहुंचेंगे। तो इस लेवल पे जाके ना इन दोनों चीजों को कंपेयर किया, अच्छा आप क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। फिर हम एक अगले लेवल पे चले गए। अगले लेवल पे हमने कहा कि अच्छा अब हम जो हम कह रहे हैं लर्निंग, तो लर्निंग क्या होती है। आप लर्निंग को क्या कह रहे हैं, हम लर्निंग को क्या समझ रहे हैं, आपकी डेफिनेशन क्या है, हमारी डेफिनेशन क्या है। फिर वो एक एक पूरी उसकी एक डिस्कशन थी, और उसकी एक क्या ऑर्गेनोग्राम तो नहीं कह सकते, एक स्ट्रक्चर कह लीजिए कि हम एजुकेशन लर्निंग टीचिंग मेथडोलॉजी को किस तरतीब में देख रहे हैं और आप कहाँ पे देख रहे हैं। तो एक ये डिस्कशन। और फिर हम तीसरे लेवल पे आए, जो समझे कि बिल्कुल एक कंक्रीट लेवल था कि अच्छा आपने यहाँ पे 7 टेक्सोनॉमीज दी हुई हैं जो कि ये बात कर रही हैं, और इसके पैरेलल हम हमारे पास नहीं है कुछ। अब हम क्या करें, हम ब्लैंक खड़े रहे। अब हमने कहा अच्छा जो हमारी फाउंडेशन ये हैं, हमारी डेफिनेशन ऑफ लर्निंग ये है, हम इसकी बेस पे डेवलप करना शुरू करते हैं कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। वो समय क्योंकि वो शुरू में बात हुई कि हम थीसिस के एतबार से नहीं चल रहे थे, तो मैं एकदम एकदम जम करके ना तीसरी इस पे चला गया। कि हम राय वो आई थी कि हम जो हम ब्लूम और इनको देखना चाह रहे हैं कि क्या इनमें मसला क्या है और आप क्यों कर रहे हैं। और तो शायद वो इस वजह से थोड़ा सा गैप रह गया डिस्कशन में कि हम जो पहला क्रिटिकल वो था ना एक कंपैरिजन, वो मैं आपको हल्का सा एक आपको दिखाता भी हूँ, अगर स्क्रीन पे आप हो तो। अ, ये वो मुख्तलिफ कंपैरिजन्स हैं जो कि आपसे अभी जिक्र हो रहा था। और ये फाउंडेशन लेवल पे नॉलेज के में हम क्या देख रहे हैं और वो उधर क्या देख रहे हैं, फिर इससे हम आउटकम्स पे आ गए। फिर तो ये समझिए कि मुख्तलिफ लेवल्स पे, क्योंकि हम यूं नहीं कर सकते कि हम एक सिर्फ आखिरी लेवल पे आके खड़े हो जाएं, बस हम ब्लूम के ऊपर आए और हम हर चीज को यहीं पे आके डिफरेंशिएट या उसकी सिमिलैरिटी देखना शुरू कर दें। वो एक बहुत मतलब एकेडमिकली भी और वैसे भी एक नाइंसाफी वाली बात है कि आपने ये यहाँ पे एक ही वो जिन्स एक नहीं और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको हर लेवल पे जाना पड़ेगा और उस लेवल पे डिफरेंसेस देखते हुए अब आप प्रोग्रेशन होगी आपकी ऊपर की जाने। तो ये वाली एक कोशिश थी और हमारे पास ये अब मुझे मैं एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो बल्कि ये मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं है। हमारे पास
104 टेबल्स थे, और हमने इसमें 25 हमारे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मुख्तलिफ जगहों पे निकले। और मेरे ख्याल में ये, इसकी फिगर मेरे पास नहीं, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं उन टेबल मुख्तलिफ लेवल पे, मेरे ख्याल 14 या 15 हैं जो हमने कंपैरिजन किए। तो वो एक दोनों साइडों पे समझिए, एक वो चल रहा था, मतलब इसको क्रिटिकल एनालिसिस यूं यूं कह लीजिए कि हम जब इस्लामिक उसमें गए थे, हमने वहाँ पे हम अनबायस होकर देखा कि आप क्या कह रहे हैं, और जब फर्स्ट ये वेस्ट में गए तो हमने अनबायस होकर देखा आप क्या कह रहे हैं, और हम वो सब चीजें ले आए, और फिर हमने ये कंपैरिजन करने शुरू किए। अच्छा आप ये कह रहे थे और आप ये कह रहे थे, तो ये चीज उसमें नहीं है, वो चीज उसमें नहीं है, और फिर इसकी वजह से हम कुछ डिडक्शन हमने करना शुरू कर दी। तो वो फिर वो स्किप करके मैं आपके सामने वो डिडक्शन वाली चीज ही रख दी थी। तो माजर मैं थोड़ा सा नहीं मालूम बयान कर पाया। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करके थोड़ा इस बात पे आप रिफ्लेक्ट बैक कर सकें कि आगा मिसबा ने जो तारीफ की, यानी नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड को उन्होंने बीनिश निगरिश और इस तरह करके कुछ किया, तो उनकी जो डेफिनेशन थी 3 डोमेन्स की, उसमें आपको क्या गैप नजर आया कि ये तो उसके प्रोज थे मगर कुछ गैप्स भी थे जो उनकी उसमें आ रहे हैं? इस पे कुछ कहिएगा। अच्छा वो हुआ ये था कि क्योंकि वो वो आइडिया डेवलप वहां से हुआ था, तो जब हम उसका जो जो अप्रूवल प्रपोजल अप्रूव हुआ और हम आगे गए, तो वो मतलब वो किसी चीज उस तरह से नहीं चली कि मैं आयतुल्लाह मिसबा की बीनिश को उठाकर फर्सीजे ब्लूम की कॉग्निशन से इक्वेट करता। तो वो फिर समझिए कि यहाँ पे हमने कहा कि हम है ही ब्लैंक, हमारे पास कुछ नहीं है उस तरह से कि हम इसको कहें कि ये इक्वेटेबल है यहाँ पे। तो वहां पे फिर हम समझे कि हमने कहा कि है ही नहीं कुछ जिसको हम कहें इक्वेट करना। तो हम फर्ज कीजिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फिर बीनिश क्या थी, तो फिर ये इसको हमने डेवलप किया है। अब अगर आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, ये एक बैकग्राउंड उसका ये था कि फर्ज कीजिए हमने फिलहाल इसको, इसका कोई नाम नहीं रखा, हमने इसको फिलहाल परसेप्शन या इदराकात का है। परसेप्शन से मुराद हम सेंसरी परसेप्शन नहीं ले रहे हैं, हम सेंसरी और नॉन सेंसरी दोनों ले रहे हैं। और हम बेसिकली इसको हम कह रहे हैं नफ्स, जो जो उसका एक कॉग्निटिव पार्ट है, या वो वाला पार्ट है जहाँ जिसके अंदर ये रीजनिंग वाली चीज होती है, ये किस तरह आगे आता है। तो ये फिर इसकी एक इसकी इसका एक असल में फ्रेमवर्क था जिसकी बेस पे हम डेवलप किया। तो अब जो ये वाली बात है ना कि हमें यहाँ पे, क्योंकि हम एक ऑलरेडी बिल्ड थ्योरी नहीं उठा रहे हैं आयतुल्लाह मिसबा की या किसी की, कि हम कहें कि अच्छा यहाँ पे ये शॉर्टकमिंग्स थी और ब्लूम में ये शॉर्टकमिंग्स थी, तो हमने इसको मिला के एक यूनियन ले लिया। अभी हमारा जो फ्रेमवर्क था ना वो इस तरह नहीं हुआ। अब इस तरह हुआ कि हमने कहा कि अच्छा ये वेस्ट के जो 3 पार्ट्स थे, फाउंडेशंस का, लर्निंग की डेफिनेशन, या हमारे सिनेरियो से रिलेटेड उसका जो डोमेन है उसका, और इसकी जो आउटपुट थी टेक्सोनॉमीज की शक्ल में इसका, इसके प्रोज ये हैं और कॉन्स ये हैं, इस तरह हमने यूं देखा। और जब हम इस तरफ आए, तो क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे हमारे फाउंडेशंस तो हैं, बिस्मिल्लाह ठीक है, और फाउंडेशंस जो हैं वो ये हैं। और जाहिर बात है, अब इसमें हम कहें कि अच्छा इसके अंदर शॉर्ट कमेंट्स क्या है, तो हम कहें अच्छा रू और जिसके अलावा तीसरी चीज कोई होनी चाहिए जो नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे हमारे पास वो चीज नहीं थी। तो यहाँ पे फाउंडेशन जो मुसल्लम है और वो इस तरह ही है। इसके बाद जो अगले लेवल थे लर्निंग की डेफिनेशन के और फर्स्ट करें उसके फ्रेमवर्क थे, तो यहाँ पे हमने कोई एक थ्योरी नहीं उठाई कि हम उसकी शॉर्टकमिंग्स या उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते। तो अब अलबत्ता अब ये होगा कि उसकी बेस पे जो इस रिसर्च ने एक बात की है, उसके शॉर्टकमिंग्स या उसके प्रोज एंड कॉन्स पे हम बात कर सकते हैं कि अच्छा जो ये आपने जो ये वाली बात की है इसके अंदर ये चीज तो है ही। तो अब मतलब ये वाला फेज कि हम जो अब चीज निकली है उसमें हम कह सकते हैं अच्छा ये चीज निकली है, इसमें ये क्या है। तो ये एक चीज है। और वो फ्रेमवर्क जो है वो मैं आपको अगर जो वो भी एक इंटरेस्टिंग है, वो फिर अगर नेक्स्ट फेज में मैं आपको आपके सामने रख दूं तो वो शायद ज्यादा मुनासिब होगा कि हमने इसको मतलब हम किस तरह देख रहे थे इसको।
मैं अगर माजर मैं शायद क्लियर कर पाया अपनी बात या? जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मगर सवाल ये है कि मसलन हम फाराबी के अकली रुश्द के मॉडल को देखते हैं, या मुल्ला सदरा ने जो वजूद का नजरिया दे के ग्रेडेशन की बात कर दी, तो क्या ये खुद फ्रेमवर्क्स नहीं है ह्यूमन की डेवलपमेंट के या उसकी डिफरेंट फैकल्टीज की डेवलपमेंट के? जी जी बिल्कुल है। असल में बात ये कर रहे थे कि ये मैं आपसे कहूँ कि चाहे फराबी के मॉडल पे या मुल्ला सजा के मॉडल पे कल को क्लास जाके पढ़ाएं, तो आप लामाला आपको एक एक और बीच का लेवल चाहिए होगा जब आप कहेंगे अच्छा इस लेवल को मैं इस शक्ल में लेके आऊं तो फिर मैं क्लास पढ़ाऊंगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ब्लूम जो था ये इसके पीछे जारी बात है कोई ना कोई फिलोसफी है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है या बिहेवियरिस्ट है, या ये बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट जो आपके पास पीछे पैराडाइम्स है उनका एक इसने एक यहाँ पे ना एक चीज की हुई है, या जो भी एबीसीडी जो भी इसके पीछे एक थॉट है, तो ऐसा उसको उसने एक खास शक्ल में लेके आया कि उसको क्लासरूम में अप्लाई कर सके, या फिर तुझे क्लासरूम ना कहूँ, इसको एक एजुकेशन सिनेरियो में अप्लाई कर सके। तो ये एक बात समझ में आई थी कि हमारे पास जो जिसको हम फाउंडेशंस कह रहे हैं बेसिकली वो यही मुल्ला सदरा की और फाराबी और अगर मिसबा और फरसुजी और जो दीगर हमारे पास मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं उनकी उनकी उन्हीं की बातें हैं, मतलब हम कोई नई बात नहीं कर रहे वहाँ पे कि हम उस लेवल पे कोई नई बात करें। हम कह रहे हैं कि ये वाली हमारे पास बातें हैं, अब इसको हम किस तरह अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके आ जाएं और उसको हम इस तरह अरेंज करें कि वो हम इसकी बेस पे कल को कुछ प्रैक्टिकली करना शुरू कर दें। तो अगेन मैं आप एग्रीड आपकी बात से, लेकिन उसका एक स्टेप बीच का समझ में आ रहा था कि इस तरह होना चाहिए। जी जी शुक्रिया, कंटिन्यू बिस्मिल्लाह। कीजिए। जी जैन भाई से कहते हैं और मजीद कोई हो बात या हम आगे चले जाएं? जी अस्सलाम वालेकुम मोहिब भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। नजम बोलो। जी जी जी। मोहिब भाई मुझे एक चीज है थोड़ा सा समझ नहीं आती कि जी ये जो ब्लूम टेक्सोनोमी का कॉग्निटिव है लेवल, इसमें उसने कहा कि लर्निंग हायरार्किकल है। तो ये कैसे हायरार्किकल हो सकती है मुराद? मतलब हम कैसे इसको कह सकते हैं कि बगैर रिमेम्बर किए बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता? इस पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन रहती है काइंडली ये वो जी जरा जी। असेसमेंट के हवाले से प्रॉब्लम बनती है। इस पे बहुत सारी क्रिटिक भी मौजूद है कि ये हायरार्किकल नहीं है, और अगली टॉक्सोनॉमीज में इन्होंने इसको एड्रेस भी किया है किसी हद तक। और फर्स्ट कीजिए मतलब ये एक एक है इस पे ऑब्जेक्शन कि ये इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं होता। आप आप मुख्तलिफ चीजें इकट्ठी हो रही होती हैं या वो इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी कि आप उनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो ये आपकी बात से इत्तेफाक है, इस तरह नहीं है। हो सकता है हमारे फर्जी अगेन वो वाली बात है कि इसको और मजीद डिटेल में जाके देखने की जरूरत है कि इसने इसको हायरार्किकल पेश किया था समझाने के लिए, वाकई में ये इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह ही होती है। अलबत्ता जाहिरन लगता है कि वो ये कहता है कि होती ही इस तरह है। आपके लेवल जो होते हैं इसमें इसमें लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहा हुआ है इनको और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहा हुआ है जो सेपरेट किया हुआ है, हालांकि एनालिसिस आपका हर जगह पे हो रहा होता है। अगेन अगर आप यहाँ पे देखें जो इसका टू डायमेंशनल मैट्रिक्स की आपने कहा अंडरस्टैंड में क्लासिफाई और एनालाइज में डिफरेंशिएट। आप क्लासिफाई क्लासिफाई किस तरह करेंगे जब आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे? तो आपके हर लेवल पे एक एनालिसिस की वन लेवल ऑफ एनालिसिस करेंगे तो आप वो काम कर पाएंगे। तो ये एक वाकई में एक बात है। उसमें लर्निंग इतना आसान चीज नहीं है कि आप उसको यूं करके पेश कर देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है। तो एक इस तरह की चीज है। भाई इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि क्या जो तरबियत का आंसर है उसके अलावा जो इस्लामिक पैराडाइम्स हैं या इस्लामिक फिलासफीज हैं, जैसे रजा भाई ने भी इशारा किया मुल्ला सदरा साहब की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तरफ या मिसबा आगा की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तरफ, क्या आपको लगा कि जो इस्लामिक पैराडाइम्स हैं या इस्लामिक जो कंसेप्ट्स हैं उसमें लर्निंग में तरबियत के अलावा भी कोई फर्क है? ब्लूम टेक्सोनोमी को ही अगर हम अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाए तो? जी है। मुझे असल में जो समझे कि अभी ना एक दरवाजा, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए भी एक दरवाजा खुला है।
ये इतना वास्ट टॉपिक है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि क्योंकि अभी थीसिस की हद तक आप उन सबको कवर नहीं कर सकते, आपको अपने आप को लिमिट करना पड़ता है कि अच्छा मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मुझे यही करना है, क्योंकि आपकी सारी बातें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं थीसिस की, कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपने एक चीज को करना होता है, फिर आपने इसको गुजारना होता है। तो एक ये पहलू था कि हम सारी चीजों को उस तरह से स्पेसिफिक स्पेसिफिक डिटेल्स में जाके नहीं खोल सकते थे, एक ये मसला। दूसरा मसला ये था कि इतना बड़ा टॉपिक है और इतने एरियाज हैं, इतनी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड जहाँ पे होती है वो एरियाज हैं, कि आप कहें कि एक बंदा इन सबको एड्रेस कर ले तो मतलब एक मतलब शायद आप इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन एक बहुत मुश्किल काम है कि आप कहें कि एक बंदा, और फर्स्ट कीजिए वो एक कम इल्म बंदा जो है वो इस तरह का काम करे। तो मतलब ये वाली चीज है, एक एक आइडिया डेवलपमेंट के लिए थी या है। और इसमें अभी बहुत सारी चीजें जो हैं होने वाली हैं। जैसे हम ब्लूम की आपसे बात कर रहा था कि इतने 50 लोग बैठे हुए थे, सारे एक्सपर्ट थे और इतने सालों काम किया, तो फिर एक ही चीज निकली। तो पर ये हम कहीं से ये नहीं कह सकते हम एक 2 साल में एक थीसिस करके एक बंदा जो है वो इस उसका लेवल भी ये ना हो, हम कोई इस तरह की कोई बड़ी सी चीज बना रहे, नहीं। ये सिर्फ एक समझिए कि एक आइडिया है, और एक कुछ एस्पेक्ट्स को सामने लेके आ रहा है कि ये एक चीज हो सकती है और इस पे काम होना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपकी जो कुछ चीजें जो सामने आई थी, मैं आपके सामने उनको रखूं। मिसाल के तौर पे हम आलम हिस, आलम मिसाल और आलम अक्ल की बात करते हैं। तो मुझे यूं लगा कि ये तीनों चीजें जो हैं ये आपके टेक्सोनोमी का पार्ट होना चाहिए और हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि आपने सुना होगा कि हम इस तरह की उरफा की बात करते हैं कि उरफा देखते थे और वो उनको अंदर नजर आ जाता था, कि वो अंदर से फर्श में उसकी शक्ल क्या बनी हुई है, या वो खाने दस्तरखान पे बैठे थे उनको वहां पे खून नजर आ रहा था। तो असल में हो क्या रहा था कि वो हम जब किसी चीज को देखकर देखें, ये वाली चीज वही है कि आप उसको ये एक कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल है कि आप इस से चीज को लेके आपके अंदर वो आप इंटरेक्शन हो रहा है उसके साथ और आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, जिसको हम अपनी जबान कहते हैं तस्वीर बना रहे हैं आप, या इस तरह की एक चीज है, वो उसको जहनी वजूद बना रहे हैं, और इस तरह की जो एक सारी कहानी है। तो आप उस चीज के किस आलम पे जाकर, किस लेवल पे जाके आपने उसको अंडरस्टैंड किया कि उसकी वो वाली वजूद आपके पास कॉम्प्रिहेंड हुआ है। तो ये जो आपके नफ्स के जो आपकी नफ्स की तहारत भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, एक वो वेरिएबल आ जाता है, और फिर आपकी वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसका वेरिएबल आता है। तो आपकी ये जो वेरिएबल इंटरप्ले करते हैं, तो किस तरह आप उस चीज को उस लेवल पे जाके कॉम्प्रिहेंड करते हैं या देख पाते हैं या उसको हिस करते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं, मतलब ये इरफानी वो कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन समझ में आ रहा था कि अगर आप इस पे थोड़ी वर्किंग करें, देखें, समझें, तो हो सकता है कि आप इसको किसी तरह यहाँ पे अगेन मतलब ये उस तरह नहीं होगा कि आपको आप सिखाने पढ़ाने की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं एक बार आप उसको समझे तो सही कि वो उसका है क्या, सिनेरियो क्या है, और फिर आपके पास जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं अपने वजूद को वहां तक पहुंचाने के, तो आप उन पे काम करें ताकि आप इस लेवल पे पहुंच सके कि आप आलम के उस आलम के लेवल पे जाके इंटरेक्ट कर सकें चीजों को। या मिसाल के तौर पे एक एक मिसाल और भी है, वो इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन इन शॉर्ट वो कुछ ऐसी चीजें थी जो समझ में आ रही थी कि वो माइन्यूट डिटेल्ड लेवल पर भी फर्क कर जाएंगी। हत्ता ये फर्क चीजें जो हम एनालिसिस सिंथेसिस और एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इस लेवल पे जाके फर्क कर जाएंगे। अलबत्ता अभी स्पेसिफिक्स आप मुझसे पूछे तो शायद मैं भी उस तरह से बयान कर दूं कि फला चीज यूं चेंज हो जाएगी, उस पर भी मजीद काम करने की है जरूरत। मोहिब भाई एक क्वेश्चन और, अगर जी आप जी, माइंड न करें तो। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे मोहिब भाई, असेसमेंट के हवाले से हम देखते हैं कि जब हम टीचर्स को सिखा रहे होते हैं कि आपने टेस्ट कैसे डेवलप करना है, तो हमारा एम्फेसिस ये होता है कि ब्लूम टेक्सोनोमी के जो जी कॉग्निटिव जी लेवल है, क्योंकि हमने उसी को चेक करना है, उसी पर ही हमारे जी जी। एसएलओज जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। तो हम उसमें क्या ऐसी चीज ऐड अप कर सकते हैं, या किस चीज पे ब्लूम टेक्सोनोमी में ही एसएलओ डेवलप करते हुए कि हम अपना इस्लामिक जो वर्जन है वो डेवलप कर सकें। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जिस चीज को बच्चा याद करेगा उसके बारे में उसे पता होगा कि इसमें से मेरी असेसमेंट होगी, इवेल्युएशन होगी, वही चीज उसकी कॉग्निशन का, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी।
तो जांच यानी कि असेसमेंट जरूरी है। तो हम क्या चीज उसमें एडअप करें कि हमारा एक वो चीज डालने से वो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी का वर्जन है वो इस्लामिक हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? अ, इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉसिबल है, और एक तरह से मतलब पॉसिबल तो वो आप जानते हैं ना, वो उसने कहा कि वजू के बगैर जो है वो नमाज नहीं होती, तो उसने कहा कि किसने कहा नहीं होती, हो जाती है, मैंने खुद पढ़ी थी। वो तो मसला नहीं है, सबको मतलब पॉसिबल तो सब कुछ है। लेकिन असल असल पॉइंट वो वाला ही है जो कि हम शुरू में कह रहे थे कि हम 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 ज्यादा परफेक्ट चीज के पीछे हैं, कि हम इससे ज्यादा बेहतर, और वो जो बेहतरी का म्यार है वो ये कि जो इंसान के जो वजूद के पहलू हैं, उनको ज्यादा एड्रेस करे। जो चीज ज्यादा एड्रेस करेगी वो उतनी ज्यादा बेहतर होगी, और क्योंकि वो इंसान को परफेक्शन की तरफ ज्यादा बेहतर अंदाज में लेके जा रही होगी। तो अगेन मतलब ब्लूम को अगर हम कहें कि नॉन इस्लामिक है, तो उस तरह से नॉन इस्लामिक नहीं, कि जारी बात है, आप कॉग्निशन आप ये सारे प्रोसेस आप करते हैं, आपके पास हैं। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जो नॉन इस्लामिक है, नहीं नॉन इस्लामिक नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो होना चाहिए था वो उतना नहीं है। उसमें से ये फर्ज कीजिए अगर वो 100 है, तो उसमें से फर्ज कीजिए 50 करिए, 60 करिए, 30 कर रही है। अभी हमें नहीं, हम इसको उस तरह से नहीं देख पाते, देख असेस किया भाई कितना करिए, लेकिन हम कह रहे हैं कर रही है। तो इसको हम यूं कहें कि इसके अंदर हम कौन सी चीज फौरन से ऐड कर सकें कि ये मजीद बेहतर हो जाए, तो बिस्मिल्लाह वो हम कर सकते हैं। कुछ है आइडियाज के, इनको यूं कर दें, जैसे अगर भाई हम इसको रिलेट कर दें इफेक्टिव डोमेन के साथ, कि जैसा भी आपने भी कहा कि कॉग्निशन से आपकी पर्सनैलिटी पे क्या होता है, तो हाँ हम थोड़ा सा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी हर चीज इन सब चीजों को मिला के बन रही है, तो वो बेहतर चीज हो जाए। लेकिन आप कहें कि जो जो हम असल में चाह रहे हैं वो हो जाए, तो शायद वो ना हो पाए, जो मैं आपसे कह रहा था कि मुमकिन है भी और नहीं भी। अ, उसके लिए आपको ज्यादा चीजें छेड़नी पड़े, उसके लिए ज्यादा थ्योरेटिकल लेवल पे ज्यादा काम करना पड़े, और वो जो एंड में चीज निकले वो ऑल टुगेदर इससे फर्क हो, वो ये 6 लेवल ही ना हो फर्ज कीजिए। तो वो फिर एक अलग एक चीज है। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि हम कह रहे हैं ठीक है, जो हमारे पास फिलहाल वो जो असल चीज है वो नहीं है, तो जो हमारे पास इस वक्त चीज है ये उस तरह से एड्रेस तो कर रही है ना आपके वजूद को, ठीक है, पूरा नहीं कर रही। इसके अंदर ये दो चीजें और कर लें तो ये किसी हद तक और मजीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये वो नहीं होगी जो कि आपके पूरे वजूद को कामिल अंदाज में एड्रेस कर रही है। तो ये एक थोड़ा सा एक दोनों में फर्क है। वो एक दो चीजें आपसे मैं नेक्स्ट उसमें शेयर करता हूँ, इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि वो एड्रेस कर जाएंगे। जी, अगर और कोई हो पॉइंट तो, नहीं तो अगले उसमें हम चले जाए। मैं ऑडिबल हूँ? जी जी, मैं भी ऑडिबल भी हैं, और अभी तक तो बात समझ में आ रही है। फिर अगर इजाजत दें तो फिर अगले सेक्शन में चले जाएं हम। जी। तो अभी इसके लिए हमारे पास मतलब क्या, टाइम देख लीजिए आप, बहुत देर होगी आप लोगों को। आप हम मैं कितना मुझे कितना आप टाइम दें कि मैं इसको कंप्लीट कर दूं? सकलैन भाई। मोहित भाई। जी सर। मोहित भाई बिस्मिल्लाह, हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हैं, आधा घंटा और इधर ही हैं। चलिए आपका चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ दोस्तों से पूछ रहा था कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। गालिबन आवाज कट गई थी, बार बिस्मिल्लाह में ख्याल, फिर अब आधा घंटा तो है, मैं भी स्टार्ट कीजिए बिस्मिल्लाह। चलिए, हाँ जी मैं भाई। कोशिश करूंगा मैं आधे घंटे से पहले इसको वाइंड अप करूँ, ताकि क्वेश्चन डिस्कशन की तरफ जी चले जाए। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो दूसरा एक हमारा था कि हम इस इन सब चीज़ों की बेस पे जो हम करना चाह रहे थे, तो वो जो रजा भाई से बात हो रही थी, मैं कोशिश करता हूँ वहीं से बात को शुरू करूँ। कि हम एक बार हम ये कह रहे थे कि हमारे पास एज सच वर्केबल या रेडी टू इम्प्लीमेंट फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास। इससे पीछे की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नज़रियात हैं।
तो हम किस तरह इनको वर्किंग हालत में लेके आ जाए। तो उसमें जो चीज जो एक आइडिया डेवलप हुआ था, अगेन ये एक सही बात है, एक थीसिस होता है, इसमें कुछ आप आपके ख्यालात होते हैं, आप किसी तरह से चीज को सोच रहे होते हैं। तो इस एजम्पशन के साथ कि ये इससे बेहतर चीज हो सकती है, और इंशाल्लाह आप रहनुमाई भी करेंगे आप दोस्त के, इसको मजीद किस तरह बेहतर किया जा सकता है, ऑल टुगेदर इसको किस तरह से चेंज कर दें कि ज्यादा बेहतर हो सकती है। आइडिया वहीं खड़ा रहे, क्योंकि आइडिया इंपॉर्टेंट है, बाकी इसका जो उस तक पहुंचने का तरीका है वो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जो आइडिया डेवलप हुआ था वो ये था कि हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अगर हम वजूद की बात करें। उसमें एक इल्लियत है और एक हरकत है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की कि जो हम इल्लियत और फिर फाइल की जो हम बात करते हैं कि हमारे पास फाइल की जो किस्में होती हैं, और जो हरकत में फिर हम जौहर और अर्ज की बहस करते हैं, फिर उसके अंदर जो मुख्तलिफ हमारे पास सब कंपोनेंट्स होते हैं। तो खैर ये एक डिस्कशन थी इसके अंदर, और इसको जो समराइज करके बात समझ में आई थी वो ये थी कि हमारे पास चार चीजें ऐसी हैं कि जिसको अगर हम एड्रेस करें तो हम जो हम चाह रहे हैं, हमारे पास जो फिलोसफीज या आइडियोलॉजीज या नज़रियात जो है मुख्तलिफ हालतों में शख्सियात के, उनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने इस वर्केबल सोल्यूशन में। वो ये था कि हम अगर हम हरकत की बात कर रहे हैं, और लर्निंग को जो हमने डिफाइन किया वो भी हमने चेंज के तौर पे डिफाइन किया, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ क्या डिफाइन किया। तो उसके अंदर चार चीजें इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन, डेस्टिनेशन, स्कोप और चेंज। कि आप कहीं किसी एक जगह पे खड़े हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि किसी एक जगह पर पहुंचे, तो ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन हो गया। और स्कोप से मुराद आप ये ले रहे हैं कि ये जो फासला तय होना है इसको कैसे होना है, और ये जो चेंज होनी है इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। मैं शायद ऊपर नीचे कर गया, स्कोप, क्वालिटी और चेंज, फासला। तो ये आपकी जो चार चीजें हैं, कि आप कहाँ खड़े हुए हैं और आपने कहाँ जाना है और किस तरह जाना है, और वो क्या करें कि आप, वो जो आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि आप इफेक्टिव और एक्सीलेंट तरीके से वहां पहुंच जाए। अगर आप इन चार चीजों को अपने तीन पहलुओं के अंदर डिस्कस करें, कि आपने कहा परसेप्शन, जिसको आप बीनिश कह रहे हैं या इदराक कह रहे हैं या कॉग्निशन कह रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, मतलब जो ये वाला एक डोमेन है, इसका नाम जो भी रखें, तो ये इसके अंदर ये चार चीजें क्या हैं। आपकी जो टेंडेंसीज हैं, जिनको आप अफेक्शन कह रहे हैं, बिहेवियर कह रहे हैं, इमोशन, जो भी आप कह रहे हैं, जो एक ये वाला आपका एक एस्पेक्ट है जात का, उसके अंदर ये चार चीजें क्या है। और आपकी जो एजेंसी, एजेंसी क्योंकि हम इसको एजेंसी इसलिए कह रहे हैं कि हम मतलब हम सिर्फ फिजिकल एक्शंस नहीं, हम जो आपकी इंटरनल एक्शंस है जिसके अंदर आपका इरादा और ये चीजें शामिल है, उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो उनके अंदर ये चार चीजें क्या है। तो ये आपका एक एक फ्रेमवर्क डेवलप होता है। आपने कहा कि अच्छा, बेसिकली आपके पास पांच पहलू थे, जिसमें आप इल्म हुजूरी और फितरत, और फिर ये आपके जो परसेप्शन, टेंडेंसीज और एजेंसी, ये तीन चीज है। इन पांच में से दो जो ऊपर वाली है, हुजूर और फितरत, वो क्योंकि इक्तिशाफी हैं, वो इक्तिसाबी नहीं है। आपने उनको आप उनको यूज करते हैं तो फ्लोरिश करती हैं, आपने उनको सीखना नहीं होता, तो आप वो ऐसे आपकी डोमेन से फिलहाल बाहर है। अलबत्ता उनके अंदर ये तीनों पहलू मौजूद हैं। हुजूर के अंदर भी परसेप्शन है, टेंडेंसी और एजेंसी है, और फितरत के अंदर भी परसेप्शन है, टेंडेंसी और एजेंसी है। मतलब वो इन तीनों को टारगेट करती है, हिट करती है, इम्पैक्ट करती है। और इसके बाद जो है जो आपकी ये तीन इक्तिसाबी पहलू हैं वजूद के, उनके अंदर आप इन चार पहलुओं को, जो चार एंगल्स हैं, इनको आप देखें, तो आपको वो जो आप लर्निंग करना चाह रहे हैं उसकी एक शक्ल जो है वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक मैं आपको हो सकता है अभी मैं सही तरह से खुल के इसको एक्सप्लेन ना कर पाऊंगा, टाइम इतना नहीं है। आपको बस एक आइडिया देना था कि ये एक सिनेरियो के अंदर हम चीज को लेके चलना शुरू हुए थे। तो वो जो रजा भाई से बात हो रही थी कि जो एक शॉर्ट कमिंग्स क्या हो सकती है, तो हो सकता है वो शॉर्ट कमिंग इस फ्रेमवर्क में होगा। आपने कहा ये इसमें आपने फलां चीज तो डाली ही नहीं जो कि आगे चल के मसला करे, तो ये एक एंगल यहाँ पे उस शॉर्ट कमिंग का हो सकता है। तो इसके बाद फिर अगर हम चले जाएं आगे, हल्का सा मैं आपको दिखाता जाऊं कि जो हमारी एक सैर थी वो इस तरह की थी, इस्लामिक पर्सपेक्टिव और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की।
हमने कहा डेफिनेशन, फाउंडेशन और क्लासिफिकेशन, तीन एरियाज थे हर दो के। और उसके बाद फिर हमने कहा कि हमने डेफिनेशन में तीन एस्पेक्ट्स देखे, हमने एटिमोलॉजी देखी, लेक्सिकल एस्पेक्ट देखा और टर्मिनोलॉजी देखी। इसी तरह हमने वेस्ट में भी इन तीन चीजों को देखा। फाउंडेशंस की बात करें तो हमने दो कंस्ट्रक्ट्स में तीन एस्पेक्ट्स को देखा, यानी कि कुरान और फलसफे में इल्म, इंसान और मतलूबियत को देखा। जबकि गर्ब में हमने चार पैराडाइम्स के अंदर उनकी चीजें देखी, जो बिहेवियर कॉग्निटिव, सॉरी, ये इनका एक लेवल बना था। और फिर जब हम क्लासिफिकेशन में चले गए तो हमने जो आपसे मैंने भी फ्रेमवर्क पेश किया था कि तीन फैकल्टीज में चार एस्पेक्ट्स को देखा हमने। इदराक, रुझान और जो आपका कुव्वत या कुदरत है, उसके अंदर हमने मबदा, मकसद, मसाफत और मिकदार को देखा। जबकि हम उधर चले जाएं वेस्ट में, तो हमने सेवन टेक्सोनॉमीज के पांच एस्पेक्ट्स देखे, जो हमारे पास ब्लूम, सोलो, डेप्थ नॉलेज, आरबीटी, एमएनटी, एसएक्यू और एफएसएल थे। इसके अंदर हमने इनका स्ट्रक्चर देखा, इनका फोकल पॉइंट देखा, इनके ऑब्जेक्टिव्स देखे, इनके फिलोसफिकल देखे, किन फिलोसफी से ये इंस्पायर हो रही हैं। तो उनकी ये चार पांच चीजें देखी। तो ये एक ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर था ना, वो इस तरह का बना। तो इसकी बेस पे फिर हम क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी यूज कर रहे थे, हम हर स्टेज पे कोडिंग करते चले गए, कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते चले गए, थीम्स आइडेंटिफाई करते चले गए। तो वो फिर उसकी बेस पे हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ, सॉरी, आवाज आ रही थी, मुझसे कुछ तो नहीं कह रहे थे? जी जी मोहित भाई, आवाज आ रही है। तो उसकी बेस पे फिर हम फर्स्ट सर्टेन नंबर ऑफ कोड्स और कॉन्सेप्ट्स और थीम्स डेवलप करके आगे चलते चले गए। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात हुई कि हमारा जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव था, वो ठीक है, वो सारी बातें आप दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं, तो एक एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन वो कंक्रीटली बेस्ड ऑन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव नहीं था, ये अपने फ्रेमवर्क से खुद ही उठा। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं था कि फर्स्ट ने वेस्टर्न में ये बात हुई थी तो हम उसको बेस बना के यहाँ पे लाए, तो हम अपने एक फ्रेमवर्क को लेके चल रहे थे। तो उसी फ्रेमवर्क के अंदर हमने इस्लामिक लिटरेचर से चीज़ों को आइडेंटिफाई किया और उसको सेट करना शुरू किया। तो हमारे पास एक जो कहानी बनी थी, वो ये हमारे पास जो आपसे मैं कह रहा था, नंबर मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा था, 14 हमने मुख्तलिफ कंपेरिजन किए दोनों के दरमियान, मुख्तलिफ लेवल्स के जो तीन लेवल थे, हर लेवल पे किसी पे दो कंपेरिजन है, किसी पे चार है, किसी पे पांच है। तो ये कुछ कंपेरिजन होते चले गए। और ये कुछ कुछ उनकी फाइंडिंग्स की मेन हेडिंग्स हैं जो कि मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ली। और फिर जो अब जो मैं सेकंड पार्ट की तरफ आप को लाना चाह रहा था, वो ये था कि जो हमारा जो लर्निंग आउटकम्स पे हम जो एक लर्निंग आउटकम स्ट्रक्चर पे जो बात करना चाह रहे थे, तो वहां पे हम किस तरह पहुंचे। तो सबसे पहले जो हमारा कंस्ट्रक्ट ऑफ लर्निंग था, जो हमारी डेफिनेशन, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एक मफहूम जो हमारा लर्निंग का बना, वो था एग्जिस्टेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। अगेन अगर आप वेस्ट को देखते हैं तो कोई कह रहा है कि बिहेवियर में चेंज, कोई कह रहा है शनाख्त में चेंज, कोई कह रहा है जो आपकी मर्जी वो कर लें। तो इस इसको इसलिए मैं इसको वो कह रहा था कि वो नाकिस है। जब आप एग्जिस्टेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज की बात करते हैं, तो आप सारे एस्पेक्ट्स को बीच में लेके आ गए, आपका बिहेवियर भी है, आपकी कॉग्निशन भी है, आप जो चाह रहे हैं वो भी है, सब कुछ इसके अंदर, फितरत भी है, सब कुछ। आप अपने वजूद की चेंज की बात कर रहे हैं। तो सीखना जो है ना, तवज्जो करने का एक ऐसा ग्रेजुअल और रिपीटेड अमल है, जो कि अलबत्ता ये इसकी टेक्निकल सी डेफिनेशन है, तो हम उसमें नहीं जाते कि वो किसी शय के अहाते और हुजूर की निस्बत साथ में एक बिलकुआ चेंज लाता है, या फेल में अफाल में बिलफेल एक असर डालता है, और नफ्स एक जदीद हालत में चला जाता है। यानी कि लर्निंग ये है कि आप बतौर वजूद, बतौर नफ्स एक जगह पे एक स्टेट में हैं, और आपके अंदर एक कोई चीज चेंज हुई तो आपकी एक जदीद हालत आ गई नफ्स की। तो जो ये एक चेंज थी, पॉइंट ए से आप पॉइंट बी, एक स्टेट ए से स्टेट बी में चले गए थे, तो ये एक लर्निंग है। अब ये वाली लर्निंग बिल फे मतलब एक्चुअलाइज्ड भी हो सकती है और पोटेंशियल भी हो सकती है। तो ये एक हम इस तरह के एक लर्निंग के सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम गए और हमने कहा था हम तीन पर्सपेक्टिव्स में जाएंगे, परसेप्शन में, टेंडेंसीज में और एजेंसी में। तो हर तीन में हमने देखा कि फर्स्ट कीजिए, हम जब कॉग्निशन में गए तो हमने देखा कि यहाँ पे इल्म की बात होगी, तो इल्म है क्या, इसकी क्या टाइप्स हैं, क्या फीचर्स हैं, परसेप्टिव फैकल्टी में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हो रही है,
और ये कॉग्निटिव डोमेन के प्रोसेसेस क्या हैं। तो हमने किसी हद तक फिलोसफी और किसी हद तक साइकोलॉजी को यहाँ पे एड्रेस किया, और उसकी बेस पे हम जो मबदा, मकसद, मसाफत और मिकदार थे उसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। इसी तरह फिर हम टेंडेंसीज में चले गए। हमने कहा कि फीचर्स क्या हैं टेंडेंसीज के, क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हो रही होती है, और इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं। और फिर इसी तरह जब आप कुदरत में या एजेंसी में या जो साइकोमोटर की बात कर रहे हैं वहां चले गए, फिर आपने कहा यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है ह्यूमन पावर का वो किस तरह होता है, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होती है, और एजेंसी क्या होती है। तो बेसिकली यहाँ पे इधर हमने ज्यादा इस्तेमाल किया मिसबा के जो मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए, फ्रेमवर्क कह लीजिए, नजर कह लीजिए, मतलब नजर से बात की हमने, और शामुल्लाह सजा की बात करें या दीगर उनकी बात करें, उनकी हम उनकी चीजें भी लेके आए। लेकिन आगा मुस्तफा की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फर्ज कीजिए हमारे पास एक एक इशू ये था कि टेंडेंसीज की, अब आप चले जाएं तो उसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं आपके पास के, ये होती हैं इमोशन, ये होते हैं फीलिंग्स, ये होती हैं। तो हमने यहाँ पे जो अपना स्टैंडर्ड सेट किया और हमने अपने मेथोडोलॉजी में बयान कर दिया कि हम इन 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 चीजों को डिसाइड करने के लिए आगा मिसबा की नजर को फॉलो कर लेंगे। कि आगा मिसबा ने कहा कि टेंडेंसीज चार तरह की होती है, तो हमने कहा कि हाँ जी, चार तरह की होती है। इसके अंदर एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं, हयाजानात होते हैं, और फिर उसमें गरीजा होता है। बस ये चार ही होते हैं। हमने यहाँ इसको यहाँ पे सेट कर दिया। इसी तरह नॉलेज जो हमें बस यहाँ पे उसकी टाइप्स बनी, हमने कहा कि ये इस तरह, ये यहाँ पे ये होती है। और इसी तरह फिर हमने एजेंसी के अंदर कहा कि चार तरह की इंसान कुदरत का इजहार करता है, वो चार ही होती है। तो एक यहाँ पे हमने, यहाँ पे जाके हमने वो एक सेटिंग। और फिर इसके बाद जो सेकंड हमारे पास स्टेप आया, तो पहले पे हमने लर्निंग को डिफाइन किया, उसको बयान किया। दूसरे हमने कहा कि जो सेल्फ की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इस जो आपसे अभी पहले बात की इसकी बेस पे, तो हर एक जो हमारे पास ये 5x4 की एक मैट्रिक्स बनी है, जिसके अंदर पांच हमने कहा कि वो जो फितरत और हुजूर को अगर निकाल दें, उसको हमने सेल्फ में कंफाइन कर दिया कि वो वजूद है सब में। फितरत और हुजूर वो आप है, आपका वजूद है। और तो ये चार इधर रह गए, चार उधर, तो 4x4 की जो एक मैट्रिक्स बनी, तो इसके अंदर आप असल में एक फकरी वजूद या फकीर महज थे, पोटेंशियल थे, और आप चाह रहे थे मैं एक्चुअलाइज करूं और कमाल हासिल कर लूं और तकर्रुब खुदा तक पहुंच जाऊं। तो बेतौर वजूद, बेतौर इंसान, एक नफ्स की हैसियत से आप ये थे और यहाँ जाना चाह रहे थे। और इसके अंदर आप जो आपका स्कोप और एक्सटेंट था, तो वो आप कमाल चाह रहे थे अपने हर पहलू में, आप सआदत चाह रहे थे, आप अबूदियत चाह रहे थे। और जो आपकी जो ग्रेडेशन थी या ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थी। हर पहलू की डेवलपमेंट एडअप हो रही थी आपके नफ्स के तकामुल के लिए। आपके, यानी कि आपके जितने भी पहलू हैं नफ्स के, उन सब की जो आपकी एक डेवलपमेंट थी, वो आपके परफेक्शन में एडअप हो रही। तो ये आपका खुली सिनेरियो बना। तो इसमें जब आप परसेप्शन में चले जाओ, आपने कहा कि यहाँ पे मेरे पास सेंसेस थे, कॉन्सेप्ट्स थे, जिसको आप तसव्वुर और तस्दीक कहते हैं, ये चीजें थी मेरे पास। और मैं चाह रहा था हकीकत तक पहुंचूं, यकीन तक पहुंचूं, हिकमत तक पहुंचूं, ये आपका डेस्टिनेशन था। और जो इसकी स्कोप और एक्सटेंट था, जो उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा था, वो प्योरिटी थी या उस पर इफेक्ट कर रहा था। वो प्योरिटी थी, अटेंशन थी, और वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। आपका नॉलेज जितना वैलिड होगा, वो उतना आपकी परफेक्शन पे ज्यादा असरअंदाज होगा। और इसकी जो ग्रेडेशन या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, वो इमेजिनेशन, थिंकिंग और इंटेलेक्ट, ये दो तीन आपके पास फैकल्टीज थी, सब फैकल्टीज थी इसकी, जो कि यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही। तो इसी तरह फिर टेंडेंसीज की ये चीजें थी, और इसी तरह फिर एजेंसीज की ये चीजें थी। फिर इनकी एक डिटेल है, वो फिर मैं वो, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। लेकिन जो हमारा एक फ्रेमवर्क डेवलप हुआ, और हमारे पास जो लिटरेचर था, और हमारे पास जो आइडियाज थे, उसकी बेस पे हम इस तरह चीजों को सेग्रीगेट कर पाए। अब मैं जो आप डॉक्टर साहब ने, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसने मुझसे सवाल किया था, लेकिन मैं आगे चल के बताऊंगा। वो जो बात हुई थी हमारी कि ब्लूम में हम क्या कर सकते हैं, शायद वो वाली बात की है। खैर, वो मैं आप बयान करता हूँ, आप उसको वहाँ रिलेट कीजिएगा। कि हमने कहा कि प्योरिटी जो है वो आपके स्कोप या एक्सटेंट या आपके जो क्वालिटी है उसको, उस पर असरअंदाज होती है।
तो आप पहले आप जानते हैं, आप हम ये कहते हैं जी, बावजू होकर दर्स को पढ़ो या फर्ज कीजिए क्लास में बैठो या किताब को पढ़ो या कोई भी इल्म हासिल करो, तो वो उसका सवाब होता है। एक बार हम इस तरह से चीज को देख रहे हैं, एक बार हम ये कह रहे हैं कि इल्म में महज जो वाकई इल्म है वो परवरदिगार का खासा है, उसकी जात है, वो अलीम है। और उस इल्म को हम हासिल करना चाह रहे हैं जो कि फकीर महज है। हम अपने वजूद के अंदर वो एक क्वालिटी जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो हम हमारे एक सिनफियत का कॉन्सेप्ट है, अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट, आप कहते हैं जो हम सिंह चीजें होती हैं वो ज्यादा अ, मतलब एक दूसरे को ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, उनका उनकी आपस में ज्यादा बन रही होती है। तो जब आप एक हकीकत महज और जो ताहिर महज और इल्म महज जात के साथ ताल्लुक पैदा करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी जाहिरी और बातिनी पाकीज़गी को जितना ज्यादा करके उससे अटैच होना चाहेंगे, तो वो उसका इम्पैक्ट और उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी। तो एक बार इस तरह उसी चीज को इस तरह इंटरप्रेट करके देखें तो एक और तरह से बात समझ में आती है। अब आप अपने स्टूडेंट को ये वाला सिनेरियो समझाएं कि आपके जो वजूद में इजाफा हो रहा है, जो आपका वजूद एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, उस स्टेट के अंदर जो ये वाला एलिमेंट है वो इस तरह से रोल प्ले कर रहा है, तो ये एक और अंडरस्टैंडिंग है, एक और तरह से परसीव करना है चीज को। तो ये एक आध मिसाल आपके सामने रखा था कि जब आप इस तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करके इस तरह से, और मतलब ऑर्गेनाइज आपने इसको आर्टिफिशियली नहीं किया, या आप उसको अपने वजूद की हकीकत से रिलेट कर रहे हैं। तो ये वो वाली बात थी जो आपसे शुरू में जिक्र की थी कि आपके जो आप चीज जो आप बेस बनाना चाह रहे हैं, इसके अंदर जब आपके अपने मफाहिम होंगे और वो झलकेंगे, तो खुद ब खुद वो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जहाँ पे आप उसको अ, उस तरफ, वो खुदा की तरफ, तकारों की तरफ, नफ्स मुतमन्ना की तरफ, उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो खुद ब खुद वो चीजें जो हैं वो अपना असर करना शुरू करेंगी, आप कॉन्शियसली करें या ना करें। तो ये दूसरा हमारा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हमने कहा कि अच्छा, आपने ये कहा था कि ये जो तीन फैकल्टीज हैं इनका आपस का कोई रब्त ही नहीं है। 1956 में एक बात कर रहे हैं, 64 में एक और बात कर रहे हैं, 72 में जाके आप एक और पहलू को एड्रेस कर रहे हैं। तो इसका आप बताइए कि ये आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, इनका आपस में ताल्लुक क्या है। तो फिर उसमें जो चीज समझ में आई वो, अगेन फिर मैं इसकी मेथडोलॉजी और किस तरह पहुंचे वो डिस्कस नहीं कर रहा, उसका एक आउटपुट आपके सामने रखता हूँ। ये जो आपका फितरत हुजूर और ये जो परसेप्शन टेंडेंसी एजेंसीज की, अगर आप कहें कि परसेप्शन परसेप्शन के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, टेंडेंसी परसेप्शन के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है, या वाइस वर्सा परसेप्शन टेंडेंसी के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, या परसेप्शन, तो आपकी जो 3x3 की ये मैट्रिक्स बन रही है, ये बेसिकली आपका जो एक हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड एक फ्रेमवर्क है वो डिफाइन कर रहा है। या आप यहाँ पे आप अपने अक्ल नजरी और अमली के कॉन्सेप्ट को लेके आए, आप नीयत इरादे को लेके आए, आप खुलूस और आपके जो ये जो इंस्टिंक्ट्स, इमोशन, अफेक्शंस, फीलिंग्स, इन सबको, मोटिवेशन, तो आपका फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और जो आपका एक सोशल रिलेशनल एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपस में आके इन्होंने इंटरेक्ट करना शुरू किया। आपको पता चला मोटिवेशन कहाँ होती है, इरादा कहाँ होता है, नीयत कहाँ होती है, किस तरह रोल प्ले कर रहे होते हैं। और इसको अगर हम मोटा मोटा देखें कि परसेप्शन किस तरह टेंडेंसी पे इफेक्ट डाल रहा होता है, टेंडेंसी एजेंसी में सिफात को किस तरह प्रोड्यूस कर रही होती है, तो आपके पास ना ये एक कहानी बनना शुरू हो गई। तो जो आपसे मैं कह रहा था कि ब्लूम में किसी हद तक आप चीजों को ऐड कर सकते हैं, तो वो यहाँ से हम फर्स्ट करते हैं जी, परसेप्शन में ये 6 स्टेजेस हैं, इन पे अगर हम काम करें तो टेंडेंसीज को हम इस तरह से हिला सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे किसी हद तक एड्रेस होना शुरू है। इसको हम फोर्थ स्टेप पे अगर चले जाएं, तो यहाँ पे फिर हम इसको एक जो आप कहें कि आप, हमने फकीर महज से बात शुरू की थी और कुछ चीजें खुदा ने हमें बगैर मांगे दे दी, और एक लेवल पे आके कहा कि अब अपनी जरूरत को तुम पूरा करो। तो जो नीड्स से बात शुरू हुई और हमने कहा कि वो जो हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं या उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या उस तकर्रुब तकामुल की बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं, तो उसके जो सफर था वो ये आपका फितरत, हुजूर, इदराक, रुझान और कुदरत से तय हो रहा है। और इसको जब हम एजुकेशनल सिनेरियो में लेके आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि तरबियत करें
जिसके अंदर तालीम भी हो, यानी कि हम मालूमात भी दें और उसकी ज़ात, उसके कैरेक्टर और उसके नफ्स को डेवलप भी करें, तो वो फिर हम इस तरह की कुछ क्वालिटीज़ जो मेजर क्वालिटीज़ हैं वो हम, और इन प्रोसेसेस और इन कुव्वतों के थ्रू इस तरह से हम पैदा करना चाहें, तो ये एक उसकी एक शक्ल आ गई आपके पास इंटीग्रेटेड क्लासिफिकेशन के तौर पे। और फिर जो आपका एक जो पूरा मॉडल बना जहाँ पे आपने कहा पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी की तरफ मूव करना है, इसको यहाँ पे अप्लाई करना है, ये प्रोसेस होगा। ये तीन हमारे पास कुव्वतें हैं, इनको शगुफा करना है, इनको एक्वायर करना है, इनको अप्लाई करना है। ये इंडिविजुअल हैं, ये सोशल या सोसाइटल है, ये कलेक्टिव हैं, ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, मतलब आपके जो मुख्तलिफ थे ना, जिस्मानी, गैर जिस्मानी, फितरी, इक्तिसाबी, नजरी, अमली, फर्दी, इज्तिमाई और मोटिवेशन के फैक्टर्स, और ये एक उनका एक आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आ गया। अगेन मैं मतलब बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सब चीजें प्रोपोज्ड एक फाइंडिंग्स हैं जिसमें बहुत सारा काम होने वाला है। फिर इसमें एक और एंगल ये भी था कि हम हम जब अखलाक में जाते हैं तो आप कहते हैं कि सादत, आप फलसफे में आते हैं आप कहते हैं तकर्रुब, आप एक कलामी या उस अंदाज में चले जाते हैं तो आप कहते हैं बंदगी, आप साइकोलॉजी में चले जाते हैं तो आप कहते हैं डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी। तो आप इरफान में चले जाएं तो वहां पे एक और अंदाज में, तो आप असल में एक ही बात, एक ही हकीकत के मुख्तलिफ एंगल्स या मुख्तलिफ जो तरीके हैं उनके उनकी परफेक्शन को जिक्र कर रहे हो। तो यहाँ पे हम चाह रहे थे उन सबको हम एक जगह पे ले आके, असल में आप जो इंसान की करामत की, इंसान की तकामुल की, इंसान के तकर्रुब की, इंसान की रुश्द की, इंसान के हुवियत की, इन सारी बातें असल में आप ये कह रहे हैं कि वो जो चीज बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए। और इन सारे की ये सारे मुख्तलिफ एंगल्स हैं वहां तक पहुंचने के, तो इन सब को आप एड्रेस करेंगे तो आप वो इंसान कामिल तक पहुंच पाएंगे जो आप कह रहे हैं, नफ्स मुतमइन्ना, या जो आप नफ्स की उस स्टेट पे पहुंचना चाह रहे हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं ना होलिस्टिक होना, वो आप यहाँ से फिर उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं कि जी ये इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक। और फिर जो बेंचमार्किंग की हमने बात की थी वो अगेन एक वो जो हम नीचे जो हमने एक बात की है कि जो नियरनेस टू अल्लाह और डेवलपमेंट, तो वो फिर एक और बहस है कि आपका जो असल मकसूद है वो खुद खुदावंद की जात है। और फिर ये जो आप मुख्तलिफ आप उसके एंगल्स से कोई आपको मेयार दे रहा है, कोई आपको अगर मैं इसको कहीं पे खोल पाऊँ तो अ, कोई आपको जहद जहद दे रहा है, कोई आपको बता रहा है जो मतलूब चीज़ है वो क्या है, कोई शगुफाई के एंगल से आपको बात कर रहा है, कुछ आपको वज़ाइफ बता रहा है, कुछ आपको मेयार बता रहा है। तो ये चार पांच एंगल्स आपको जो आपके सामने आ रहे हैं, तो वो आपको खुदा तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। और फिर उन एंगल्स को हम नीचे आ जाएं, और फिर और नीचे आ जाएं, फिर और नीचे आ जाएं, यहाँ तक कि हम पढ़ लीजिए अपने एसएलओ तक और क्लास लर्निंग आउटकम्स तक पहुंच जाएं। तो ये एक आपकी ना एक पूरी एक सैर जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में सामने आ जाती है। तो ये एक पांचवा आपके पास लेवल आ जाता है इसी चीज को, मतलब हम मज़ीद को हम एब्स्ट्रैक्ट से मजीद कंक्रीट की तरफ जा रहे हैं। इसको कोशिश की थी, फिर आप थोड़ा सा अगर आप इक्वेशन फॉर्म में देखना चाहें जी, ह्यूमन एफिकेसी क्या चीज़ है, इसके अंदर कौन से वेरिएबल्स किस तरह आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लर्निंग आउटकम्स जो है वो क्या है, और ये इनकी इक्वेशन क्या बनती है, कौन किसके साथ मिले तो क्या कर रही होती है, और इसी तरह परफेक्शन की एक इसने इंटेग्रल डेफिनेशन यहाँ पे अलबत्ता ये मैं मतलब ये एआई की इसमें हेल्प दी थी इन्वेस्टिगेटर, इसने ये दिया कि उसको सारे वेरिएबल्स दिए और सब सारा सिनेरियो बताया और कहा कि जी इसकी बताओ इक्वेशन क्या हो सकती है, तो फिर ये उसने इक्वेशन दी थी। अलबत्ता इस पे थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस किया था, तो समझ में आ रहा था कि ये किसी हद तक काबिल कबूल बात है। और ये जो अगर आप तस्वीर की शक्ल में बात करें तो फिर ये किस तरह की तस्वीर समझ में आती है कि आप ये कहते हैं कि जो आपका कोर एक कोर वो आपकी फितरत है, जहाँ पे आप लज्जत के और हकीकत के और कुदरत के दर पे हैं, उसके पीछे हैं, आप चाहते हैं हासिल हो। और इसके ऊपर की जो लेयर है वो आपकी हुजूर की है, चाहे वो इल्म का हो, चाहे वो आपकी नफसानी हालत का हो, चाहे वो आपके आपके आमाल का हो। तो ये आपकी कोर जो है ना वो यहाँ से बनती है, और इसके तीन तीन एंगल
तीन एंगल हैं, रुझान, इदराक और कुदरत। तो इन तीन एंगल्स में फिर आप एक लेवल ऊपर आ जाएं तो ये क्रिटिकल इंटेलेक्ट और आपकी जो इंटरनल स्टेट्स हैं, जिसमें हमने कहा तो अफेक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, इंस्टिंक्ट है, और आपके वॉलेंटरी एक्शंस हैं, यहाँ पे इरादे और इख्तियार की बहस है आपकी। तो ये आपका एक ना एक जो आपकी कोर का बाहर से इंटरेक्शन है, ये तीन चीजें उसको, ये तीन फैकल्टीज उनको एड्रेस कर रही होती हैं। और आप एक आखिरी जो चौथी लेयर है उस पर चले जाएं तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट है, जो आपकी कुलियात को जुजियात में कन्वर्ट करती है, आपका विल। यहाँ वॉलंटरी एक्शन में चले जाएं तो आपके इंटेंशन है, या आपकी जो सिफात आप कहते हैं, जो आपका शाकिला बन रहा होता है, जो कि यहाँ पे अखलाक की बहस हो जाती है। फिर और इधर से आप अफेक्शन में चले जाएं तो यहाँ पे आपको डिजायर, मतलूबियत की और मोटिवेशन की बहस है। फिर इनके एक कहानी है कि आपस में किसका क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्या रिलेट कर रहे हैं, वो फिलहाल मैं उसको स्किप करता हूँ। और आखिरी लेवल पे अगर आप आ जाए तो आपको नजर आता है कि अगर आप किसी एक स्कूल के अंदर या किसी एक नर्चरिंग सिस्टम के अंदर, तरबियत के निज़ाम के अंदर इन चीज़ों को ले जाना चाहें तो वो क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, करिकुलम को किस तरह एड्रेस करेंगे। असेसमेंट की हम बात कर रहे थे, समझ में आ रहा था आपको क्वालिटेटिव असेसमेंट, जिसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड होने की जरूरत है। कुछ चीजें जो है वो मैंने खुद असेस करनी है, और अपने बच्चों को हमने तैयार करना है कि वो इस बात के आदी बने, जो हमारा मुराकबे और मुहासबे वाला कॉन्सेप्ट है, उसको लाजमन इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है कि आप हर वक्त असेसमेंट की वजह से जज नहीं कर सकते हो, करना नहीं चाहिए। इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। और फिर इसी की बेस पे एक आपका अ, एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल सामने आता है हॉलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम का, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। फॉर्मल से मदद ले रहे हैं कि वो एक खास सेटिंग में हो, जिसको हम स्कूल कहते हैं, या इनफॉर्मल हो, जिसको हम फर्ज कीजिए होम स्कूलिंग भी कहते हैं, या उससे आप और आगे चले जाए माशरा, कि जहाँ पे आप हर वक्त कुछ सीख रहे होते हैं। तो उसमें मसादिक मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुतरब्बी के, मुरब्बी के, माहौल, लेकिन जो चीज़ चल रही होती है तो वो इसी तरह चल रही होती है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आवाज़ जो है वो आ रही होगी, क्योंकि मैंने स्विच किया था मैंने। आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई है फिर, लेकिन आ रही है थोड़ा जी ज़्यादा होता है। अब बेहतर है, अब आ रही है। जी बेहतर जी। तो बस मैं अपनी बात वो तमाम ख़त्म हो गई। तो ये एक कुछ लेवल्स है जिसके थ्रू हम मतलब बिल्कुल ही कंक्रीट क्लासरूम और स्कूल लेवल, या फर्ज करें किसी भी तरबियती निज़ाम तक आ सकते हैं। तो ये कुछ राइज थी माजरत के साथ, जो कि आपके सामने रखी थी। तो अलबत्ता ये नाकिस चीज़ें हैं, इनमें बहुत सारा काम होने वाला है। तो ये इसको एक आइडिया के तौर पे आपके सामने पेश किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, टाइम का और जहमत का। है। तो वही भी आवाज़ बहुत धीमी हो गई आपकी। अ, जी अब ठीक है। अब आवाज़ अब सही आ रही है? हेलो, अब बेहतर है? जी अब ठीक है, अब ठीक है। जी। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि आप लोगों ने टाइम भी दिया, और कोई इतनी ना बंदा कोई इतना पढ़ा लिखा है, और ना कोई चीज़ ऐसी थी जो काबिल प्रेजेंटेशन होती, लेकिन आप लोगों ने लुत्फ किया कि आप इसको देखा और सुना है। तो ना किसी चीज़ है, तो इंशाल्लाह ख्वाहिश होगी कि इस पे आप कोई इसको बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए कोई चीज़ कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सकलैन भी गालिबन अस्सलाम आप बात वालेकुम। कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ बहुत मतलब कट भी रही है और बहुत हल्की आ रही है। इधर से चल। हाँ, उस साइड से। हम्म। Recording in progress.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता। बस अभी क्लोज होने वाला था 5 5 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी, अब आवाज़ ठीक है? जी, अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। एक तो बहुत और ये सैयद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत मैं इसको देखे बगैर गुजर जाते थे और जैसे ही हमारे दिमाग में सोच के भरा जा रहा था, हम सोच कर रखते हमारे साथ दो बहुत practitioners मौजूद हैं। तो फिर भाई जो बता रहे थे 28 साल से education में स्कूल कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे से बहुत आपकी आवाज नहीं आ समझ नहीं आ रही। और दूसरी हमारे पास रोजी भाई भी मौजूद हैं। रोजी भाई जो एम्स कॉलेज, एम्स स्कूल एंड हाँ कॉलेज को सकलैन भाई, आप हेड कर शायद रहे हैं, बड़े स्पीकर पे प्रिंसिपल। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और वहां पे तो ना कोई एम्स स्कूल और और हाई एम्स स्कूल दोनों डिवाइस के भी कनेक्टेड है, प्रिंसिपल आवाज हमारे एको पास कर हैं। रही है, कट रही है, आप देखिएगा प्लीज। ओवर टू रोजी भाई फॉर हिज कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहित भाई, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है जी जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बाद में जवाब बात। अच्छा, ठीक है। और मैं तो मेरा ख्याल है आपको माशाल्लाह जी, पहले तो पहली बात तो यही है कि ये काफी जामिल था। और जो मैंने इस नोट की वो ये अगर आवाज समझ नहीं आ जो रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मगरबी जो माहिरीन हैं, उन्होंने जो मतलब अपने नजरियात पेश किए हैं या जो मेथोडोलॉजी अप्रोच वगैरह दिए हैं, यानी उनमें बहुत सी अकली भी हैं। यानी ऐसा नहीं कि उनको हम टोटली रद्द करें, लेकिन उनमें गैप्स भी हैं। उनको हम लोग जो एक फर्क करते हैं कि हर काफिर है, सबके ख्याल में गैप्स नहीं है, और फिर उसमें बात तौहीदी पहलू बिल्कुल इग्नोर किया होता है। ये एक अच्छी बात है जो हमारे मुहक्किकीन ने, आप जैसे दोस्तों ने इसको आगे बढ़ाया। जैसा कि आपने कहा, जाहिर है कि हम मुसलमानों ने इस चीज में सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ हम देर से आए हैं, इस वजह से उस तरह से हम लोग सिस्टम अभी पेश नहीं कर पाए। मतलब, लेकिन ये शुरुआत जो अभी आप मैं आपकी मैं बात एक नोट कर रहा था कि आपने बताया कि हमें इस तरह की फुल फ्लेज जो फ्रेमवर्क है जो कि इम्प्लीमेंटेबल हो, वर्केबल हो, वो अभी तक कुछ शक्ल सूरत के साथ नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप जैसे दोस्तों ने, बरादरान ने, मुहक्किकीन ने ये काम शुरू किया है, तो ये अच्छी बात है। दूसरी चीज इसमें वाकई मैं देख रहा था, इसमें माशाल्लाह मेरे तो कुछ भी हैसियत नहीं है, यहाँ सारे असातिज़ा कराम, हमारे मुहक्किकीन दानिश्वर बैठे हुए हैं। डॉक्टर एजाज भाई हैं, डॉक्टर रोशन भाई भी हैं, और सबका नाम मेरे जहन से निकल गया। इशरत भाई हैं, हमारे माशाल्लाह सीनियर दोस्त तौफीक भाई हैं। तकरीबन मैं तो बिल्कुल पिछले मकतब हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत अभी मैंने देखा है ना स्कूलों के अंदर, यानी ये चीजें बड़ी अहम है, बहुत ज्यादा अहमियत है। यानी इन सारे पहलुओं के साथ जो चीज मैं महसूस कर रहा हूँ वहां पे, जिसपे इम्तियाज भी जिक्र करते रहते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल फॉर टीचर का। अच्छे टीचर जब तक ना मिले ना, बड़ी सी बड़ी थ्योरी वहां पे, बड़े से बड़ा फिलोसफी भी वहां पे इंट्रोड्यूस करवाएं, तो टीचर्स अगर उस हम टीचरों को अगर ट्रेन ना करें, इक्विप ना करें, तो आप मतलब ऑन ग्राउंड जो है ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को समझने के बाद फिर हमें अपने असातिज़ा को, जाहिर सी बात है कि उस फिक्री अमल से गुजारना पड़ेगा, एकदम से सारी चीजें तो नहीं होंगी, लेकिन एक फितरी अमल से असातिज़ा को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। यानी उसमें ठीक है, दीगर अक़वाम की या दीगर फिलासफी में जो भी उसमें अकली और बेहतर चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो हम जो वही की तालीमात से कंट्राडिक्ट नहीं करती, उनको हम ले सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से भी हम इनोवेशन करें और उसको फिर करके हम फिर इसको कर लें। मैं यही इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि यहाँ पे सकलैन भाई से, दीगर बरादरान से राब्ते में रहूं, और एम्स में भी आइंदा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह में, या
मतलब जो रेगुलर टीचर प्रोग्राम्स के अलावा कभी कभी वैसे निश्चित भी हम लोग करते हैं। जिस तरह से कल वो आए हुए थे, नाम क्या था, प्रोफेसर साहब थे, वो आर्मी मेडिकल उसको सॉरी आर्मी पब्लिक स्कूल के वकार रजवी साहब, उन्होंने तो सारी क्लासें भी विजिट की, बहुत सारी क्लासेस में गए, मोंटेसरी की एक इन हाउस ट्रेनिंग कर रहे थे, उसमें भी वो आए, फिर सारे असातिज़ा से भी गुफ्तगू की उन्होंने, अपने प्रैक्टिकल तजुर्बात बताए। उससे बहुत हमें महसूस हुआ कि हमें बहुत गैप है हमारे यहाँ, लर्निंग का एक मुसलसल अमल है। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये सकलीन भाई से यहाँ पे रहनुमाई लेते हुए कोशिश करेंगे कि एम्स के अंदर भी ना, मतलब जिस हद तक हो सके चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया। सकलैन भाई, अगर वहां से कोई दोस्त बात कर रहे हैं तो रोजी भाई की तो बात हम सुन पाए, उसके बाद आवाज दोबारा बहुत धीमी आ रही है। जैन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि वहां से जो दोस्त बात कर रहे हैं, रोजी भाई की बात हम सुन पाए, उसके बाद जो दोस्त बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे। हेलो। जी जी, हो रही है आवाज आ रही है आवाज लेकिन आ बहुत रही है, हल्की आ रही है। थोड़ा जो ऊंचा। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है मोहतरम? जी अब आ रही है। आ रही है, अच्छा। मोहतरम, रोजी भाई ने बहुत अच्छा तो कंक्लूड किया। मैं चाह रहा था कि इस तरह की सेशन हो जिनमें हमें बैठने का मौका मिले और जो चीजें हमारे हाँ गैप है उसको हम पुर कर सकें। मैं बहुत ज्यादा अटेंड किए सेशन इनके अफाक वालों के और उनके, और उनमें ये बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। एक दोस्त अभी मुझे बता रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान और उधर उनका बहुत ज्यादा वर्क जा रहा है और रोजाना वो वहां पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई अपना ना तो सिस्टम है ना कोई हमारे पास कोई है इस तरह की चीज की जिससे को हम डेवलप कर सकें। तो आपने जो चीजें समझाई वो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ आए। हम पहले तो वो जो रटा सिस्टम था, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से पहले हम रटा सिस्टम कर रहे थे। अब जो चीजें इन्होंने चेंज की हैं और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी आई है आजकल, तो इसको देख के आज फेडरल बोर्ड ने हमारे लिए ये अच्छा निज़ाम बनाया है कि जो बच्चे रटा सिस्टम जो पाकिस्तान में है और जिस सिस्टम से बच्चे हम गुजार रहे थे वो उन्हें समझ नहीं आ रहे थे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। इसके बाद आपने इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव इसका बताया और वो ये बताया कि मगरब ने रूह को निगलेक्ट किया, यानी इस चीज की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है और वो जिस्म की तरफ मुतवज्जे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया और उम्मीद है इंशाल्लाह हम आपसे राब्ते में रहेंगे और इस तरह के सेशन मैं चाहूंगा कि आइंदा भी हों और बाकी दोस्तों को भी इस में शिरकत की दावत दी जाए। बहुत अच्छा लगा भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका, खुदा और जज़ाक। बहुत शुक्रिया।